इसकी शुरुआत कैसे? ये कुछ दे नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मतलब कुछ ही पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। चालू कर दियोगे? हाँ चली गई। अरे यार, अरे चालू कर दियोगी? आगे तो बोल गई मीटिंग को तो आए हो तो वो ऐसे ही तरबूज खाते हैं, बीज सहित खाते हैं, बीज को निकालते हैं। और बीज को निकालते हैं तो क्या डायरेक्ट मुंह से निकालते हैं। खेत पे आजकल ठीक लग रहा है। ठीक नहीं भी लगे तो आपके पास कोई विकल्प क्या है? तो और मुझे लगता है कि खेतों पे तो सदैव ठीक ही लगता रहा। जी। और इन दिनों में लोग खेतों से ज़्यादा ही जुड़े हैं। आपने भी काफ़ी खेत पर वक्त गुजारा है। मैं भी खूब खेतों पे रहा और खेतों पे इस बार वाकई में अच्छा लगा। और आपने जो झोंपड़ी बनाई जी वो वास्तव में टपरी है। हालांकि मैं और राकेश जी जयपुर में एक टपरी में जाते हैं, जी। पर वो जो टपरियां हैं मैन्युफैक्चर्ड टपरियां जो बनाई हुई, और आपकी जो टपरी है, किसी दिन आकर के ऐसी बातचीत आपकी टपरी में भी हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है यार। खेतों पे इतना कितने साल बाद ऐसा मौका मिला होगा इतना लंबा समय रुकने का? मुझे लगता है कि ये 30 साल से ऊपर का समय, 3 दशक बाद इस तरीके से खेत पर बैठ करके किताब पढ़ने का, या तो फिर पहले बचपन में जब खेत पे आते थे तो स्कूल की वाली किताब लाते थे या कुछ लाइब्रेरी की किताब लाते थे और पढ़ते थे, या फिर इस समय, उस समय भी चॉइस नहीं थी और इस समय भी चॉइस नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं हम किताब पढ़ने के लिए रुक गए हो या खेत पे वक्त गुजारने के लिए रुक गए हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि ये जो ठहरना हुआ, इसने बहुत कुछ नए दृष्टि से सब चीज़ों को देखने का भी मौका दिया। नहीं तो खेत भी थे, हम भी आ रहे जा रहे थे, लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि जब हम खेत में बैठे तो बहुत और आवाज़ें हैं हमारे अलावा भी। उससे पहले ये जो टिब्बी जिसे कहते हैं, टिटोड़ी, इसकी आवाज़ हाँ देखते भाई हाँ ये होती है, लेकिन अब हर पक्षी की आवाज़ अलग सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन ने प्रकृति के साथ ज़रूर हमें एकाकार किया, नज़दीक किया, और मिट्टी की जो सुगंध है ये महसूस होती है इन दिनों। और मुझे लगता है कि जहाँ आप पैदा होते हैं उस जगह की एक ख़ास खुशबू होती है, वहाँ की हवाओं में, वहाँ की मिट्टी में। और कभी कभी आप बाहर से बहुत बीमार होकर के घर अगर ऐसे ही आ जाएं तो वो जो मिट्टी की सौंधी सी महक है वो आपको ठीक कर देती है, क्योंकि आपका बचपन उस मिट्टी से बीता है ना। आप उसी में खेलते हुए नीचे गिरे हैं, बड़े हैं, और पहले तो वो दवा तो होती नहीं थी, कई बार लग गई आपके, मिट्टी को यूं करके और ऐसे लगा दिया। तो और मुझे लगता है कि सब ने लगाया होगा। ये जो नीम है, मुझे लगता है इससे बेहतरीन कोई दवाई नहीं थी। इसको कूट के वो लगा देते थे इसकी छाल को, और इसकी जो निम्बोली लगती थी इसके ऊपर चढ़ करके, और निम्बोली खाने का जो वो पूरा चीज़ें थी। मुझे आज याद आ रहा है कि निम्बोली को मेरी दादी कूट के उसका तेल निकाल के भी सर में लगाया करते थे। हाँ, वो बहुत एंटी जू जुओं के लिए तो बहुत लगाते थे उसको। उससे ये मानते थे कि भाई जुएं जब पड़ जाती है ना, क्योंकि इसकी एक तो स्मेल जो है वो बहुत अलग तरह की है, कड़वी सी, और दूसरा कड़वाहट बहुत है इसमें, तो शायद जुएं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो और मेरे ख्याल से उस समय डेंड्रफ नहीं होता। उस समय दो ही तरीके थे जुएं मारने के, एक तो निम्बोली वाला जिसके रहेगा आपको पता हो तो एक मोटा एक कंगा आता था, उसमें वो लच्छे और फंसा के और फिर कांगसी को उससे सारी जुएं बाहर निकल जाती। एक और तीसरा तरीका भी था जो हमारी बुआ जब आती थी तो मंगलपुरा में जो रहती है सायर बुआ, उनका बहुत प्रिय काम था हमारी जुएं निकालना। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो बचपन में मुझे नहाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो अभी भी मजबूरी में लोगों के लिए नहाता हूँ, नहीं तो मैं बिना नहाए रह सकता हूँ। तो नहाते नहीं थे, जुएं पड़ जाती थी, कपड़े उतने नहीं थे, कपड़े धोए नहीं जाते थे,
आज इतना आपके पास डिटर्जेंट है, साबुने हैं, वो तो नहीं होती थी ना उस समय नहीं थी। उस समय। हिंगोरे की जड़ से, आपने पता नहीं नाम सुना है या हाँ, नहीं सुना? हिंगोरा नाम तो सुना एक हुआ है। हिंगोरा आता था जो कि केर का जो ये होते हैं, केर के पौधे, इसके अंदर वो होते थे, खोद के उनको निकाला जाता था और उसको बीच में से काट करके और फिर ऐसे कपड़ों से रगड़ते थे तो उसमें से झाग निकलते थे, जैसे अभी साबुन में से निकलते हैं। तो हिंगोरे की जड़ से धोते थे और दरअसल हिंगोरे की जड़ एक गाली के रूप में मतलब आपको किसी को कुछ, किसी ने आपको मांगा, मान लिया कि ये चीज़ दे दो और आपको नहीं देनी है तो आप उसको कह सकते हो ले ले हिंगोरे की जड़, ठीक है। तो वो मेल काटने का एक माध्यम हुआ करता था। तो उससे क्या है कि मेल कटता नहीं था ना पूरा, थोड़ा बहुत साफ हो जाता था। तो सर्दी के मौसम में खास तौर पे जुएं बहुत पड़ जाती थी और बचपन में हमने साक्षात जुओं को ऐसे चलते फिरते खूब देखा है। मतलब आप अगर कहीं सो रहे हैं तो जुएं ऊपर बिस्तर से गुदड़ों से गुजर रही हैं और आपके ऊपर से उतर के पड़ोसी के घुस गई जा रही है। ठीक है, और उसके माथे में घुस गई, बेचारा कुचल रहा है ऐसे 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 करके। तो मेरे बहुत जुएं हुए पड़ जाती थी। तो बुआ जी आते ही उनका पहला काम ये होता था, पकड़ा और सिर में ऐसे 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 जुएं वो मारते थे। और हम लोग भी शाम के टाइम में अपना कमीज खोल के और फिर उन जुओं को आग में चूल्हे पे ले जाके ऐसे यूं झटकते थे। उससे क्या है कि वो जूं जब नीचे की गिरती तो तड़ की आवाज आती थी और जोर से करो तो तड़ 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 की आवाज आती थी। तो उस तड़तड़ाहट का तिल को डालते हैं तो उस तड़तड़ाहट का मजा लेने के लिए भी हम लोग वो करते थे। मतलब उस समय शायद दुनिया में इतनी जुएं रही होगी और अभी ये जितने प्रकार की चीजें आई है इन्होंने जुओं को खत्म कर दिया। तो पता नहीं, देखिए जुओं का अपना संगठन होता उनके कोई लोग होते, उनकी अपनी आवाज होती तो वो कह सकती थी कि हमको क्यों नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं है। अब आप देखिए कि छोटे बच्चों के कहाँ आप कहीं कोई जू पाते हैं, सवाल ही नहीं है। इतनी कम उम्र में इतने बेहतरीन कपड़े हैं, इतने प्रकार के शैम्पू हैं, लोशन हैं, ये सब चीज़ें तो सुनी नहीं। हमारे यहाँ सबसे पहला सौंदर्य प्रसाधन का जो सामग्री आया होगा वो था टेल्कम पाउडर जो होता है। तो ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे करके यूँ लगा के, मतलब आपके पास अगर एक रुमाल होता है और एक पाउडर है तो वो सबसे ज़्यादा सौंदर्य बोध था कि भाई उसको लेकर के ऐसे लगा दिया। और पूरा नहीं लगाते थे क्योंकि आपके पास रुमाल होने को दिखाना पड़ता था। तो अभी जेब से थोड़ा बाहर दिखना चाहिए। आधा बाहर दिखना चाहिए और आधा आधा अंदर दिखना चाहिए। और पाउडर होता तो है कि भाई आप छिड़क लो और उसको मुंह पर वो कर लो, लेकिन क्योंकि उसको भी दिखाना होता था तो यहाँ थोड़ा एक बटन खोल के इधर थोड़ा रखते थे। हाँ, हाँ, गले में दिखना चाहिए, चिन्ह दिखता था। आपने ऐसे लोग देखे होंगे। जी जी, नहीं हम खुद भी रहे हैं। पाउडर वाला तो है आज भी। हाँ, पर मेरे ख्याल से अब शायद उस तरीके से रखने का, हाँ, और उसका तो तरीका तो ये था कि भाई आपकी पसीने की बदबू ना आए। सही। वो लोगों को प्रभावित करने का तरीका नहीं था, लेकिन वही एक चीज़ है। तो बचपन में आपने भी रुमाल और पाउडर वाला ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल किया? हाँ, बचपन में नहीं, देखिए बिल्कुल बचपन में तो कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जब समझने लगे। कब किया होगा लगभग आपको, आप याद करते हैं कब रुमाल रखा हो? वो एक दौर चला होगा 5-6 महीना, 1 साल 2 साल जब। हाँ, मुझे याद आता है कि शायद 10th क्लास से रुमाल रखने लगे। और मुझे रुमाल की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति तो ये है कि शादियाँ जब होती थी उस समय, तो चूँकि मेरी शादी भी 16 साल की उम्र में हुई, 10वीं क्लास का जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन हम बारात लेके गए। तो दूल्हे को ये समझाया जाता था, दूल्हे को कुछ टिप्स दिए जाते थे। मुझे नहीं मालूम अभी टिप्स वो है या नहीं है, लेकिन एक तो आपके जो कांकन डोरड़ा बांधते हैं वो खोलना होता है आपकी दुल्हन को। तो सारे आपके यार दोस्त मिलकर के आपको ये समझाते हैं कि इसमें बरगद का दूध इस गांठ में डाल दो और ये गांठ गुड़ जाए ताकि उससे खुले। ठीक है, ये आपकी जीत। और कैसे आप में मर्दानगी का भाव आता है किशोर अवस्था में, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। वैसा ही ये था कि ससुराल में आपको दांत नहीं दिखाना,
ठीक है, हंसना नहीं, मतलब आपके अगर दांत नजर आ गए तो ठीक नहीं। तो रुमाल को मुंह पर ऐसे लगा करके, जैसे अभी तो बहुत मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग, या फिर जो जैन मुनि जिस तरह की अपनी जो लगाते हैं। सफेद पट्टी सी बांधते हैं, वो तो बांध लेते हैं, ये और में ये रखनी हाथ में यूं लगा करके होती है। Anytime जैसे कि ऐसे आपके रखनी मुंह से बदबू निकल रही है और आप उसको बचाना चाहते हैं पूरे समय। मुझे याद है कि ट्रैक्टर में हमारे बारात गई, मेरा और प्रेमचंद का एक साथ विवाह हुआ। प्रेमचंद तो 1-1.5 साल का था उस समय, तो उसको कुछ भी मालूम नहीं था। उसको एक फौजी सी ड्रेस पहनाई और उसकी एक टोपी थी, उस पर एक तुर्रा लगा रखा था। लेकिन चूंकि मैं तो 16 साल का था तो मुझे समझ में आता था, याद आती। तो मैं अपना रुमाल को बाकायदा, और मैंने पहली बार उस समय पान खाया। तो दूल्हे के लिए पान खाना पान खाना अनिवार्य अनिवार्य था। अनिवार्य होता है, ठीक है। तो मैं अब जब भी पान खाता हूँ मेरी स्मृति में वो शादी है। वो शादी याद आती है। तो मुझे लगता है कि पान जैसे मुंह में गया और उसकी खुशबू जो है वो 21 मई 1989 का दिन याद आता है, क्योंकि पहली बार ही पान खाया हरिपुरा चौराहे पर जाकर के, बकायदा पान खा के आए, ठीक है ना, एक आध पान और बंधवा के लाए, ठीक है ना। और पान को लेके भी कई किंवदंतियां थी, मतलब पान, मतलब आपने पान खाया मतलब आप समबडी स्पेशल जैसा कुछ भाव है। और दूसरा ये है कि छाले हो जाते थे तो घर वाले कहते थे कि उल्टा पान खा लो, उल्टा पान खा, ठीक है। पहले तो समझ में नहीं आता था कि उल्टा कैसे खा लें। बाद में समझ में आया कि पत्ते को उल्टा करना। उल्टा करके जिसको पान लगाया जाता है उसको उल्टा पान कहते हैं। तो बचपन में रुमाल की जो स्मृतियां हैं, तो ये अभी भी जो ये पान खाने का जो शौक है वो स्मृतियों को ताजा करने के लिए आपका शौक बना हुआ अभी पान खाने का? मुझे लगता है राकेश जी हम सब लोग स्मृतियों को जी रहे हैं। और आप महसूस करेंगे कि स्मृतियां ही ज़्यादातर हमको जिंदा रखती है या हमको चलाती रहती है। हमारी तमाम लड़ाइयाँ स्मृतियों पर, कि किसी ने कभी मेरे लिए कुछ कह दिया, किसी ने मुझे कुछ लिख दिया, तो ये जो याददाश्त है ये बड़ा मुश्किल सा चीज़ है। तो आप सही कह रहे हैं कि पान स्मृति में है और उन्हीं स्मृतियों के साथ है। लेकिन बाद के दिनों में कई प्रकार के पान के बारे में सुना कि ऐसा पान भी होता है जो मुंह में रखो तो गल जाता है रखते ही, ठीक है। हमने तो वो वाले पान खाए जिसमें चबाना पड़ता है, जोर जोर से चबाओ, ठीक है ना। फिर ये भी देखा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो उस पान के पीक को बड़ा तरीके से ऐसे जो बंदूक की नाली से जो गोली फेंकते हैं वैसे फेंकते हैं। और कुछ ये भी अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, मतलब हाँ कई लोग दिखाते हैं दोस्तों को कि देखो मैं कैसे कितनी कैसे मतलब कितना, और बिल्कुल वो निशाने पे ही, ठीक है। मुझे कई बार लगता है कि कुत्तों के मूतने का और पान को थूकने का जो मेथड है एक जैसा है। वो भी कोई एक कोना देखते हैं और उस पर अपना टांग ऊंची करके मूत लेते हैं। और पान के मामले में भी आप ज्यादातर देखेंगे कि किसी कोने को देख करके, ये ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों में, मुड़ने का कोना देखा और आपने बिल्कुल पान का पीक थूक दिया। और सार्वजनिक प्लेस को ज्यादा लोग ये सा निशाना हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए पान जो बनारस के लोग खाते हैं या जो लखनवी, ये जो पूरा अवध और पूरा क्षेत्र है, वहाँ जो पान खाने की नफासत है वो बिल्कुल अलग है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तो सीजनल पान खाने वाले लोग हैं, कुछ एक लोग होंगे। शहरों में जब गए, बाद में जब भीलवाड़ा में गए तो पता चला कि पान के जो भंडार हैं, पान सेंटर हैं, वो दरअसल वो चौखटियाँ हैं जैसे हमारे यहाँ अलाव तापते थे और अलाव के इर्द गिर्द बैठ करके जैसे बातचीत करने के लिए वो हमारा चौपाल थी अलाव, ऐसे ही चौपाल या चबूतरे जो हैं शहर में पान की चौखटियाँ हैं। वहाँ लोग आ जाएंगे विभिन्न विचारों के, विभिन्न तरह के, आईबी वाले, सीआईडी वाले भी आ जाते हैं, वहाँ वो जासूसी अपनी करते रहते हैं। लेकिन पान खाना और पान खिलाना और पान के इर्द गिर्द खड़े रहना, फिर उसमें ये देखना कि अच्छा ये आदमी आया और कौन सी ब्रांड का सिगरेट लेकर के इसने कैसे फूका और किस तरीके से बाहर फेंका, और किसने कौन सा वाला पान खाया, कलकत्ती खाया कि जर्दे वाला खाया कि मीठा पान खाया कि कीमाम डलवाया कि गुलकंद डलवाया। तो दरअसल पान अगर यूँ देखें तो अपने आप में पान भी अपनी एक बड़ी संस्कृति है, और खान पान दोनों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि खाने जितना ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है पान भी है। हमारे यहाँ वो नहीं आया इतना,
हमारे यहाँ की ग्रामीण संस्कृति में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के इस हिस्से में चूँकि पान की खेती नहीं होती, तो पान आएगा कहाँ से? पान महोबा के उधर से आएगा, फिर वो पहुँचेगा शहर में, शहर से फिर वो पहुँचेगा आपकी चौराहे पर। तो एक पान अपने खेत से निकलने के बाद आप तक पहुँचता है तो 5 दिन का सफ़र पूरा कर लेता है। तो उसके पत्ते में जो वो खुशबू है, उसमें जो कोमलता है, वो मेरे ख्याल से हमारे तक आते-आते कम पड़ जाती है। लेकिन पान की अच्छी स्मृतियाँ हैं। अभी भी हम कभी-कभी जयपुर में कोने में पान खाने जाते हैं। इन दिनों में जहाँ है वहाँ तो पान का पास में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राकेश जी को भी याद होगा, कमल जी, राकेश जी और हम लोग हमारे कुछ दिनचर्या के हिस्से थे, जिसमें सृष्टि मोमोज के मोमो खाना, छोले भटूरे खाना, 5-6 फ्लेवर की पानी पूरी खाना, और फिर रोटी वोटी खा करके और पान खाने जाना। दरअसल हम जैसे गरीब लोग, गरीब इलाकों से जब ग्रामीण इलाकों से आके शहरों में बसते हैं, तो ये पान खाना राजसी शौक जैसा लगता है जी। मतलब अपने आप को यूँ महसूस कराता है कि भाई आप ठाकुर साहब हैं। तो उस तरीके से पान की स्मृतियाँ। पानी बतासे का आपने बताया, इसके भी बहुत शौकीन रहे, लेकिन क्या आजकल अब भी खाते हैं आप पानी बतासे? हाँ, पानी पतासे का शौक तो है। पानी पतासे दरअसल मुझे लखन जी खाने से ज़्यादा खाने की जो जगह है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो तरह तरह के लोग आते हैं, वहाँ जो बातें चलती है, वहाँ का जो बेतरतीब और तरतीब का जो ज़िंदगी है, उनमें बहुत रुचि है। आप मुझे अगर कह दें कि भाई उस कोने में जाके अकेले बैठ के और बहुत बढ़िया वाला पानी बतासा खा लो, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि चौपाल पे, चौराहे पे, थड़ी पे पानी बतासा वाला खड़ा है और आप कटोरा लेकर के उसके सामने खड़े हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं, और वो आपको एक देता है, फिर आपके पड़ोस वाले को दे देता है, फिर यूँ देते देते जाता है और आप खा लेते हैं और आप भूल जाते हैं कि मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो वो चौराहे पे खड़े होकर के एक कटोरा हाथ में लेकर के आप अपनी बारी का जब इंतज़ार करते हो, तो मुझे लगता है कि उस वक्त मैं अपने बचपन को जीता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो ईगो है ना हमारा कि हम कुछ हैं, वो ईगो वहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चौराहे पे कटोरा लेके खड़े हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब आप खा चुके होते हैं तो बिल्कुल आप, हमारे यहाँ एक शब्द है टूंगना, तो आप टूंगते हैं कि आप को वो जो पपड़ी है जी। वो दे दे अभी वो, ठीक है ना। सही है। और फिर बाकायदा मांग करके उससे पानी पीना कि थोड़ा पानी और दे दो। तो ये जो भाव है आजकल मिस करते हैं। जी। बिटिया ने बना के खिलाया लॉकडाउन में। जी। ममता हमारी बहुत अच्छी प्रकार के खानों की कुक है। इस तरीके से जो है इत्मीनान से बैठ के बात करने का, आपको याद है पहले कब इत्मीनान से बैठे होंगे, जब कोई टेंशन नहीं किसी काम की, जैसे आज बैठे हैं? जब समझ बनना शुरू हुई, उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिसमें ऐसे बैठ गए आराम से। हाँ, इस दरमियान यात्राओं में जब गए तो पहाड़ियों पर, झरनों के किनारे बैठे कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वहाँ इत्मीनान नहीं था, क्योंकि सफ़र में क्या इत्मीनान हो सकता है आपका, क्योंकि आपको आगे जाना है या आप जहाँ से आए हैं वापस वहाँ जाना है। तो इत्मीनान वहाँ आता है जहाँ आपका सफ़र रुक जाता है, और इन दिनों सफ़र रुका हुआ है, तो ये मजबूरी से ही सही, लेकिन इत्मीनान तो है, और इत्मीनान बड़ी चीज़ है। ये कहाँ से आते हैं प्रोडक्ट ये वाले? मेजबान। मेजबान से। और आप इंसानों ने इतने खाए हैं, तो वो कितना खा सकते हैं? बाद में इसका बचा हुआ जो छिलका है जानवर खाते हैं, और जानवर खा खा के ऐसे हो गए हैं जैसे आंगनबाड़ी वाली की जो भैंस होती है वैसे है। पलपलाहट कर रहे हैं जानवर खा खा के।
हाँ सही है, इसका छिलका तो काफ़ी होता है। अगर आप 5 किलो भी ले रहे हैं तो 2.5 किलो से ज़्यादा वो हो जाता है बारह का। जी। और इसके अलावा एक और उपयोग है कि छिलके और इसके उनका दूध खा लो। हो गया चालू। अभी क्या करें, पहले खा लें क्या इसको? हाँ बाद में चलती रहेगी। बात चलेगी, मतलब किसी के साथ चलेगी। फिर वो आप जो गंभीर सोच रहे हैं वो नहीं होगा। फिर वो जो खत्म नहीं करते गंभीर को। बचपन का समय तो आपका यही गांव में इधर ही बीता। हाँ, इसी गांव में पैदा हुआ और यहीं 5वीं क्लास तक पढ़ने जाते थे। स्कूल गांव में अलग थी या यही थी आपकी? नहीं, ये तो अभी बना स्कूल। गांव में जो स्कूल है इसमें 2 कमरे हुआ करते थे। बाउंड्री वॉल वगैरह तो कुछ था नहीं, केवल 2 कमरे, और वो भी काफ़ी पुराने वक्त के शायद बने हुए होंगे। तो बाकी शिक्षक तो कुछ याद नहीं आते हैं, लेकिन एक गोपाल सिंह जी थे कादेड़ा के, वो याद आते हैं क्योंकि वो तीसरी क्लास में वो आ गए थे। वो इसलिए याद आते हैं कि वो काफ़ी कठोर व्यक्ति थे और वो 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी करवाते थे तो गाने सिखाते थे। और मेरा तो कभी सुर था ही नहीं, तो बचपन में भी नहीं था, मतलब मैं ससुर कभी नहीं रहा, अब तो हो गया। तो वो पिटाई करते थे, हाथों पर डंडे से मारते थे, उंगलियों पर मुर्गा बना देते थे, क्योंकि अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो इसलिए वो शिक्षक हैं जो याद है। और वो फिर तीसरी चौथी 5वीं तक वही थे। पढ़ाते बहुत अच्छा थे, प्यार से भी रखते थे, पर थोड़े अनुशासन में भी वो थे। और मेरा ये था कि पढ़ने में बहुत रुचि थी मेरी, और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें कोई रुचि नहीं थी। वो तब भी नहीं थी, आज भी नहीं। तो मेरी किताबों की हालत आप देख सकते थे कि हमारे उस समय में 200 भेड़ थी। तो वो भेड़ें आधी किताब को आगे से पढ़ लेती थी और पीछे से भी आधी को पढ़ खा जाती थी। खा जाती थी, क्योंकि वो थैला जो लाते थे, थैले में भर की किताबें, तो मैं थैला ऐसे ला के घर में और ऐसे फेंक देता। और ऐसा कोई हद तो तय नहीं थी कि भाई भेड़ें यहाँ तक आएगी और हम यहाँ तक जाएंगे, सब कहीं कोई भी आ सकता था, जा सकता था। तो वो भेड़ें जब मौका मिल जाता था तो किताबों को खा जाती। ऐसे ही पढ़ते रहे, आते ही भेड़ें चराने जाते थे स्कूल से आते। तो मैं बचपन में विद्यार्थी कम रहा और गडरिया ज़्यादा रहा, जी। और भेड़ें भी चराता नहीं था। मैंने कोई काम ठीक से नहीं किया आज तक। जी। तो चराने बैठ जाता था और वहाँ पानी में खेलता था, तो तालाब बनाता था और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें करते थे। भेड़ें किसी घुस जाती, फिर वो गले निकालते, फिर मुझे क्रोध आता। क्योंकि अपने आसपास तो वैसा जंगल नहीं है ना ना, तो खेती थे, खेती है। खेती थे। हाँ, पर जैसे अभी कॉमन लैंड यहाँ नहीं बचा है, उस समय खूब था। उस समय अलॉटमेंट नहीं हुए थे, तो ज़मीनें थी, तो आप चरा सकते थे भेड़े बकरियाँ। तो कुछ किले बनाते थे, कुएं खोदते थे, पानी को रोकते थे, ये सारे तो खेल प्रिय थे। आपके दोस्तों की टोली होगी, आप अकेले नहीं होंगे ना उसमें? अलग अलग लोग, कोई बकरियां कोई भेड़ चराने आ रहे होंगे गांव के लोग। हम उम्र सब बच्चे, सब मेरी तरह पीड़ित बच्चे थे। उनके माँ बाप उनको स्कूल से आते ही भेज देते थे। आजकल बच्चे आते हैं तो माँ बाप कहते हैं भाई होमवर्क करो, किताब पकड़ो, बैठो पढ़ो। उस समय घर आकर किताब पकड़ ले तो और लड़ते थे। कहते थे कि
पढ़ने भेजा, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, हाँ, यहाँ क्या पढ़ना। घर पे क्या चलो 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 बैल चराओ, या भेड़ चराओ। वर्णन किसी कलेक्टर बन जाए। हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें। जी जी तो इस वजह से फिर घर आके पढ़ने जैसा तो कोई माहौल था नहीं, सारे बच्चे आ जाते, फिर खेलते रहते थे वहाँ पर, और मज़ेदार चीज़ें होती थी हमारी भेड़ों में। बाकी तो भेड़ें थी, एक दो भेड़ा भी रखते थे। तो एक था वो बड़ा खतरनाक था, वो बस अपना सिंग यूं किए हुए ही रहता था, मतलब किसी को भी मौका मिले तो वो मारो। हाँ। तो एक बार वो मेरे पर उसने आक्रमण किया, और मुझे ये नहीं समझ में थी कि भाई इसके सामने खड़े नहीं होना वापस, अगर पस्त हो जाओ और पड़े रहो तो हो सकता है कि वो आपको नहीं मारेगा। लेकिन वो पीछे पीछे जा, मतलब यूं पीछे जाके दौड़ के आकर के यूं फिर हम मारता, और वो वापस पीछे जाता हमला करने, तब तक मैं वापस उठ जाता, मैं पोजीशन लेता और वो वापस आकर के वापस हमला कर। हमारी एक बड़ी बहन थी, बड़े पिताजी की लड़की, जो अलोल जीजा, वो उनके साथ में बेड़े चढ़ा। तो चूंकि मैं बार बार उठ रहा था और वो बार बार पीछे जाता था और मार रहा था, तो वो सबके लिए मनोरंजन का कारण हो गया। बाकी लोग छुड़ावे नहीं, मतलब चारों तरफ खड़े हैं और आनंद ले रहे हैं, और वो मेरे को आके मार रही है। तो अभी कई जगहों पर उसके निशान अच्छा अभी भी है, मतलब उसने पूरी तरीके से पस्त कर दिया अंत में। मतलब अंत में तो मारते मारते उसने बिल्कुल बेदम कर दिया, तब जाके रुका जब मैं खड़े होने की पोजीशन पे नहीं था। तो भेड़ें भी खतरनाक हो सकती है, केवल भेड़िया ही खतरनाक होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। और उस समय के क्योंकि हर क्षेत्र में दोस्त बन जाते थे, वो गडरिया दोस्त भी होंगे आपके और सारे वो उस समय के। हाँ, कुछ बच्चे कुछ बच्चियाँ, पर वो अब सब लोग इधर उधर हो गए, कुछ डेथ हो गई, और अब फासला इतना लंबा हो गया। एक तो पिछले 30 साल का जो कामकाज और गांव से जो एक तरीके से दूरी हो गई, दूसरा ये है कि मेरे काम और उन लोगों के काम में बहुत फासला जो जिंदगी है उसमें इतना फर्क आ गया है कि वो खुद ही अब मिलते भी हैं तो बस केवल बहुत सामान्य सी बात करके निकल जाए। वो जो बचपन था जिसमें घर से ले गई रोटी को खाना वहाँ पे, और पानी कभी भी बोतल में, तो सवा बोतलें थी नहीं, लेकिन पानी घर से कभी नहीं ले गए हम लोग। बकरियां चलाने वाले, ये भेड़ चलाने वाले मैं देखता हूँ कि चाय भी बना लेते थे जंगल में जब मन हुआ था, या कुछ बना के खा लिया ऐसे, कभी चावल वावल कुछ ले गए, खीर वीर बना के। वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो थोड़े उम्र वाले होते हैं, हम बच्चों में वो नहीं था। हम तो पानी भी नहीं ले जाते थे, पानी भी कहाँ, वहाँ थोड़े रेत को इधर उधर किया, उछन करके, वो बेरी कहते थे बेरी उसको, और उसमें घुटनों के बल गिरे और मुंह से लगा के, ठीक है। तो पानी का, जल का जो स्रोत था वो ही था। तो एक तरफ बेरी बना के पी लिया, और दूसरी तरफ थोड़ी गर्मी लग रही तो कपड़े उतारे, वो कूदे धड़ाम से उसमें और नहा लिए। और ऐसा भी नहीं था कि तैरना सीख गए, क्योंकि कूदते थे तो जमीन पे ही कूदते थे, अंदर भी जमीन ही आ जाती, थोड़ा सा पानी होता था। तो कोई नदियाँ तो थी नहीं, नाले भी नहीं थे, लेकिन बचपन एक तरीके से यूं बहुत ठीक था कि घर में खाने पीने की चीज़ें तो काफ़ी थी, दूध खूब हुआ करता था, और दूध के मामले में मैं बहुत शुरू से कच्चा हूँ, मुझे दूध पीना पसंद नहीं था। तो दूध किस रूप में पसंद, मतलब पीना पसंद नहीं तो कैसे पसंद था दूध? इसको खाना ही पड़ेगा। ये ऐसी बात हो गई। चाय है, दूध और के चाय दूध की चाय।
नहीं, ये था कि मुझे बचपन में 1 गिलास दूध पिलाने के लिए 1 गिलास दूध गिराना पड़ता था। तो माँ के हाथ की एक थप्पड़ खाने के बाद मैं पीता था, लेकिन उससे पहले एक दूध की गिलास गिरा देता, पैर वैर चला के। हाँ। और लेकिन कहते हैं कि मैं जब 5 साल का हो गया या उससे भी ज़्यादा साल का हो गया, तब तक मैं माँ के दूध पीने की, स्तनपान की जिद करता। तो मैंने बचपन में माँ का दूध भरपूर पिया, और शायद वो एक बड़ा कारण था कि उसके बाद तमाम किस्म के जो दूध हैं उनका कोई स्वाद मुझे अभी तक नहीं आता है। और बाद के दिनों में मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, दूध से इतनी भयानक किस्म की वो चीज़ हो गई कि दूध को पीने के बाद अंदर जाके फट जाता अगले 1 मिनट में, और उल्टी हो जाती। तो फिर मैंने 18-20 सालों तक दूध नहीं पिया। अभी आजकल 2-3 सालों से पहले मैंने वापस दूध शुरू किया, वो भी एक दवा के रूप में। मुंह में बहुत छाले हो गए और मैं एक संत शिवानंद महाराज से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया कि कच्चे दूध में शहद डाल करके और घोल के पी लो। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो पका हुआ दूध ही नहीं पी सकता हूँ, आप मुझे कच्चे दूध पिलाते हैं, मुझे तो दूध का स्मेल आता है। लेकिन उन्होंने कहा ये कर लो आप, और उन्होंने अपने वहीं आश्रम के किसी व्यक्ति से एक कटोरी में दूध मंगवाया और पिला दिया। 3-4 बार ये प्रक्रिया करने के बाद मेरे छाले खत्म हो गए। नहीं तो मैं बीकासूल खा खा के और तंग आ जाता था, और इतने छाले होते थे। और अब छालों की समस्या लगभग खत्म हो गई। तो छालों की समस्या ही खत्म नहीं हुई, बल्कि दूध की जो समस्या थी वो भी उसके साथ साथ खत्म हो गई। फिर बाद में उसमें हल्दी डाल करके पीना, और फिर कभी कभी 5 बत्ती का केसर युक्त दूध पीने जाना, ये सब चीज़ें भी चालू हुई। तो आपने जो कहा भाई दूध पीने में प्रॉब्लम थी, तो क्या दूध खाते थे? तो दूध खाते तो नहीं थे, पीते ही थे। लेकिन दूध के साथ एक रिश्ता, माँ के दूध के साथ एक रिश्ता रहा। गांव में पहले तो मनोरंजन के क्या थे साधन? आज तो टीवी वगैरह वगैरह, आपके दौर में क्या था? मनोरंजन, देखिए, पता नहीं होता था कि मनोरंजन भी कोई चीज़ होती है। जी है ना? बहुत सालों तक यही पता नहीं चला कि मन है और उसका कुछ रंजन अलग से करना पड़ता है। लेकिन बातें थी, दादी माँ की कहानियाँ, जो आज हम नानी दादी की जो कहानियों की बातें सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ये हकीकत था उस समय। उस समय मेरी दादी भी कहानियाँ कहती, और वो कहानियाँ नहीं, बातें। और हर शाम बातों का बहुत शौक था कि भाई बातें सुन लें। बातें सुन के नींद आती थी। मेरे पिताजी की बातें भी खूब सुनते थे। इवन कुछ मेहमान आते और वो बातें कहते थे तो भी मेरा बहुत रुचि थी। मैं अच्छा श्रावक रहा हूँ। और नहीं सर, वैसे मुझे ये लगता है कि ये जो बचपन जो है, हर बच्चा जो है अच्छा श्रावक होता है। अभी मैं देख रहा था घर पे कि मेरे तीनों बच्चों ने अपना समय बांट रखा है मोबाइल पे। जी। कि ये एक नहीं, समय नहीं, डेटा को, जो 1.5 GB डेटा मिलता है ना, हाँ। तो उसको कि भाई ये 500 MB तो परी का है, 150 MB ध्रुव का है, 150 उसकी मम्मी का, ऐसे बांट रखा है। हाँ। उससे ज्यादा भी थोड़ा हो गया तो वो बोलेगा कि तूने मेरा ज्यादा कर लिया यार, ऐसे ही इस तरह का झगड़ा होता है। तो अभी देखा कि शुरू के दिनों में पापा कुछ कहानियां कह रहे थे शाम को बैठ के, कुछ उनके किस्से बताते पुराने, तो तब वो उस डेटा को भूल जाते, जिसके लिए वो एक दूसरे को झापट मार देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। उस डेटा को जब दादाजी कहानी सुनाते हैं तो उस डेटा को भूल जाते हैं। चल अरे वो कहानी सुनाओ, और फिर पीछे ही पड़ गए, भाई आपकी बातें बताओ, तब क्या हुआ, खेत पे कैसे सोते थे, वो क्या करते थे। तो मुझे लगता है कि बचपन जो है उस समय ये टेस्ट भी रहता है कहानियां सुनने का, ये अच्छा लगता हाँ, है। वो क्यूरोसिटी भी एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि देखिए, उस समय के बचपन को किसी मोबाइल ने, किसी टीवी ने छीना नहीं। आज दरअसल पूरा बचपन छिन गया है।
छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से टीवी के चिपके रहते हैं, आप 6-7 महीने के बच्चे को मोबाइल से वो रोना उसका बंद होता है अगर मोबाइल उसको दो तो वो सारी चीज़ें तो उस समय थी नहीं। और मेरे घर में तो रेडियो भी नहीं था, जी। मेरे पिताजी को रेडियो रेडियो सुनने का कोई शौक नहीं था, तो वो भी नहीं था। तो फिर मनोरंजन के नाम पे अगर कोई चीज़ कही जाए तो थी लोगों के साथ बैठना, बातें करना, बातें सुनना। और वो रस मुझे इतना ज़्यादा था कि एक बार दूध गिरा देने से मेरी पिटाई हो गई, तो मैं रोते रहा। और हमारे घर पे एक बुजुर्ग सराम्बा आए हुए थे मांडल से, तो वो उसी समय में एक बात कह रहे थे, तो मैंने 2 काम एक साथ किए, मल्टीटास्किंग। पहली बार हुआ कि मैं पूरे समय रोते भी रहा और पूरे समय बातें भी सुनते रहा। और दूसरे दिन सुबह मैंने बात हूबहू वापस सुना दी। तब मेरी दादी को समझ में आया कि भाई ये रोने का तो नाटक कर रहा था, इसका ध्यान जो पूरा था बात में वो था। उसी बात पर था। पर ये गांव में उस समय कई तरह के कल्चर थे ना, जैसे गेर खेलना होली के दिनों में, कभी कभी रात्रिकालीन जो सत्संगें चलती है, भजन वगैरह, कभी गौरी के नृत्य भी करवाए जाते हैं कुछ बादवे के महीने में। तो इस तरह के आयोजनों में भी रुचि रहती थी, आप जाते थे? सत्संगें तो छोटी मोटी होती थी, मैं सुनने के लिए बैठता था उसमें, पर मैंने सत्संग में कुछ ही नहीं सीखा। पिताजी को मजीरा बजाना सब कुछ आता है, वीणा बजाना भी आता है, घर में सारी चीज़ें अवेलेबल रही, ढोलक भी रही, मजीरा भी रहा, वीणा भी रहा। मुझे कभी भी कुछ भी बजाना नहीं आया, आज तक भी नहीं आया। आज भी अगर आप मुझे मजीरा दो तो मुझे उसका ताल समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको बजाना। एक भी दोहा भजन मुझे याद ही नहीं होता। गौरी का नृत्य हमारे यहाँ नहीं होता था, क्योंकि 125 घरों की बस्ती थी हमारी, तो गांव में होता था। और राई कहते हैं हमारे यहाँ, राई नाच, तो जाते थे, थोड़ा सा देखते थे। और मुझे वो बहुत उस समय समझ में नहीं आता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि कुछ मजाक सा हो रहा है ना, मतलब कोई टोंट कस रहा है, तो आ जाते थे। लेकिन गांव में भंवई नाचने वाले आते थे, भंवई नृत्य, तो वो एकदम कभी कभी कोई एक रीछ लेके आ जाता था। एक साईं बाबा आता था जो इधर कई सारे वो छन छन छनाट करते हुए आता था, और उसको देखने के लिए उसके पीछे पीछे या तो कुत्ते उसके पीछे और या फिर हम उसके पीछे पीछे। तो वो एक साधन था। वो रस्सी लगा करके जो नट नाचते थे, तो वो नट अड़भो पे आते थे उस समय। तो वो पति पत्नी आते थे और एक ऐसा फट का कुछ ऐसा लगा देते चित्र, और वो 2 दीपक उनके हाथ में हुआ था, मतलब उनकी पत्नी के हाथ में एक दीपक ऐसा होता था जो ऐसे लटका हुआ होता था, वो जलता रहता था। और वो आदमी जो होता था वो एक रावण हत्ता जैसा कुछ उसका एक वो होता था, सारंगी या पता नहीं क्या वो वाद्य यंत्र, मुझे याद नहीं। तो वो उसको ऐसे बजाता था महीन सी आवाज में, और ये महिला अपने दीपक को उन चित्राकृतियों के पास ले जाती थी, और ये आगे पीछे होते थे ऐसे। मतलब एक बार वो पत्नी पीछे की तरफ जाती और ये ऐसे बजाते बजाते यूँ आता, और किसी चित्र पे वो अपनी दीपक को ले जा करके केंद्रित करती थी, और उस कहानी को ये अपनी गेय तरीके से अड़भों पे गाते थे। बाद में पता चला कि वो पाबूजी की फड़ है जिसको वो बाँचते हैं। पहले तो पता नहीं चलता था, अड़भों पे से ऐसा लगता था कि अड़क है कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ अड़क ग्वारफली हो जाती थी, जो कुछ हो कोई जाता, काम की नहीं होती आती थी। मुझे लगता है अड़भों पे अड़क लोग हैं, इनको क्यों बुलाते हैं यहाँ पे। पर वो आते थे, रात में ये सारी चीज़ होती थी, कि सुबह वो धान ले जाते थे, हर घर से उनको खरीद थोड़ा थोड़ा देते थे, और पोथी बाँचने वाले आ जाते थे। जो गंगा जी के कुछ पंडे आते थे, ऐसा कुछ बक्सा सा लाते थे, उसमें बड़े बड़े चित्र बने हुए होते थे। आपके नए बच्चे कौन हुआ या कौन मर गया, उसका वो उसमें नाम लिखते, पोथी में नाम लिख के ले जाते। फिर अगली बार आते तब उसमें उसका
चित्र बना देते थे। चित्र एग्जैक्ट नहीं होता था, लेकिन मान लिया कोई मर गया तो एक बुढ़िया सी बना दी उसमें और नीचे लिख दिया भाई ये गेखी माँ मर गई, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा बना दिया और वो गाड़ी के पीछे के पीछे उसको पाँव लटका के बिठा रखा है, यानी ये बच्चा आपकी गाड़ी में नया आपके परिवार में शामिल हो गया। तो ज़्यादातर मनोरंजन मैनुअल था, लोग आते थे और ये जो निर्भरता थी लोगों पे, उसकी वजह से रिश्ते थे। दरअसल समाज जो था वो एक समाज था, क्योंकि उसमें आप भवाई नाचने वाले को देखने वालों की ज़रूरत थी, देखने वालों को नाचने वाले की ज़रूरत थी और दोनों को मिला करके अपने अपने आजीविका चलाने की ज़रूरत थी। आज मशीनों की वजह से मनोरंजन एक तरफा है, क्योंकि जो टीवी है सामने वो बहुत अच्छी फिल्म दिखा रहा है और आप उसको देखते हुए बहुत भावुक हो गए और आप रो रहे हैं, लेकिन टीवी सांत्वना नहीं देता। उसे आपकी भावुकता, आपके उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी संवेदना से कोई मतलब नहीं है। वो जो चीज़ थी वो बहुत लाइव था, क्योंकि आप हंस रहे हैं तो आप नहीं हंस रहे हैं, आपकी हंसी संक्रामक थी। आप यूँ देख सकते थे कि सैकड़ों और लोग आपके आसपास बैठ के हंस रहे हैं। और भवाई जब आते थे तो भवाई का बड़ा ज़बरदस्त था कि वो उसमें गाने कट करने का एक तरीका होता था। तो कैंची लग के कट नहीं करते थे, कट करने का मतलब ये था कि आप अपनी पसंद का गाना चालू करवाओ, ठीक है। मान लिया मुझे पसंद आया कि काले कूद पड़ियो मेला में, हाँ भाई ये चलाओ, मैं 5 रुपए दिया उसको, ठीक है। आप मेरे विरोधी हैं, ठीक है, और आपको लगा अच्छा ये, तो आप 10 रुपए देंगे और काले कूद पड़ियो पे दूसरा कैंसिल करो इसे और ये आप कैंसिल, ये चालू। लेकिन जो भवाई आते थे वो अपने जजमानों के अलावा किसी से कुछ नहीं लेते, ये खास बात। और वो उस दरमियान ऐसा नहीं कि कोई 500 रुपये दे दे तो वो 500 रुपये लेकर के वो गाना कट कर देंगे या उनके घर पे नाच लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके जो बंधे हुए लोग हुआ करते थे उन्हीं के यहाँ आते थे, भले ही उनसे लड़ झगड़ के लेते थे, लेकिन उन्हीं से लेते थे। और वो कह देते थे कि भाई हम फला समुदाय के भवाई हैं, हमारे जो जजमान हैं उनके अलावा हमको कोई भी पैसा नहीं दे, कोई ऐसी बात नहीं करें, हम नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो फिर वो कुछ और कसम वसम भी उनके देते थे। तो बचपन में तो ये चीज़ें थी। फिर टीवी जब आया तो थोड़ी सी उम्र बढ़ गई और इंदिरा गांधी की मौत के बाद हमारे गांव में एक टीवी ठाकुर साहब के यहाँ लगा। और मुझे याद है कि उस टीवी को बाद में उस समय तो एक आध बार कभी देखा, लेकिन बाद में कंटिन्यू हम संडे को रामायण महाभारत सीरियल देखने जाते थे। रामायण आया घर से भाग जाते थे, ठीक है। और मुझे याद है हमारे शिव सिंह जी ठाकुर थे यहाँ, सरपंच रहे वो बहुत सालों तक, बड़े रोबदार व्यक्ति थे। हम तो ठाकुरों की कहानियाँ पढ़ के बड़े हुए, और तब जागीरदारों का अपना एक वजूद हुआ करता था। मैंने बचपन में ऐसी चीज़ें देखी कि यहाँ गांव में कोई लड़ाई हो गई तो लोग उसके निस्तारण के लिए ठाकुर के दरवाजे पे जाते, और कभी कभी कोई आकर के ये कह जाता था कि आपको दरवाजे पे बुलाया, इसका मतलब ये होता था कि आपकी कोई पेशी हो रही है अदालत में। ऐसा डर था दरवाजे का, और दरवाजा क्या, ठाकुर का दरवाजा। और ठाकुर साहब एक मुड्डी पे मूंछों वाले ठाकुर साहब, और खाकी कलर की पगड़ी बांधते हो, और ठाकुर शिव सिंह ऐसा करके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये लगता था उस वक्त कि गांव में इतना जातिवाद था, भेदभाव था, अनटचेबिलिटी थी, लेकिन हम सीधा उनके ऊपर जाते वहाँ जहाँ उनका टीवी लगा हुआ था, और उस कमरे में सभी जातियों के बच्चे बैठते थे। हम नीचे बैठते थे ज़मीन पे, हम भी, महिलाएं भी और लोग भी। ठाकुर साहब जरूर एक मुद्दे पे बैठते थे पीछे की तरफ, लेकिन उन्होंने किसी बच्चे को कभी ये नहीं कहा कि तुम नहीं आओगे, अंदर नहीं घुसोगे, अंदर नहीं बैठोगे। मतलब रावड़े के दरवाजे के अंदर जाके फिर और अंदर जाकर के उनका जो बिल्कुल ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जो उनका ये था, जहाँ उनका एक तरीके से चौका चूल्हा सब कुछ था, उसमें लगे हुए टीवी में
हम सब बच्चे टीवी देखते थे। तो ये मनोरंजन बाद में समझ में आया। उस समय वीडियो बहुत चलते थे, तो 5-5 रुपए दे करके, मतलब कोई नोरा एक किराया ले लिया और उसमें वीडियो चल रहा है अंदर, आप 5 रुपए दो और आप अंदर घुस जाओ। अंदर महबूब की मेहंदी फिल्म चल रही है, ठीक है ना, तो कुछ और फिल्म चल रही है। और मुझे याद है कि मैं पहली बार 5 रुपए दे करके, 5 रुपए भी नहीं दिया होगा, 2 रुपए दे करके जोगनिया माता मेले में हम गए थे। तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे टीवी चल रहा है। तो वहाँ तो कोई ऐसा कोई धर्मशाला नोरा तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि टेंट लगा करके एक वो बना दिया। तो उसमें घुसे 2 रुपए दे करके, और सामने देखा है कि ये इतने बड़े स्क्रीन पे लीना चंद्रावलकर नाच रही है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस गाने पर। और फिर मैंने पूरी वो फिल्म देखी महबूब की मेहंदी। तो पहली फिल्म वो थी। तो तब तो समझ में नहीं आता था, मेहंदी तो समझ में आ गया, महबूब समझ में नहीं आया कि ये कौन होता है, ये कौन होता है। लेकिन तो ये कुछ मनोरंजन के तरीके थे। बाद में थोड़ा और बड़े हुए तो फिर प्रताप टाकीज के बारे में सुना। टाकीज तो और भी थे भीलवाड़ा में, लेकिन प्रताप का इसलिए सुना क्योंकि मेरे ख्याल से हम जैसे ग्रामीण लोगों के लिए प्रताप, तो बाबा रामदेव पे कोई फिल्म राजस्थानी में थी, वो देखी पहली बार। बाद में तो तमाम फिल्में और भी देखी, और भी सिनेमा उसमें गए, लेकिन उस टाकीज को बाकी शहर के लोग अच्छा टाकीज नहीं मानते थे, क्योंकि वहाँ हम जैसे ग्रामीण लोग जाते थे, रिक्शे वाले जाते थे, वो उसको कहते ठाटिया, उसका नाम ऐसा कुछ खटमल वाला। हाँ, और शायद कटमल भी रहे होंगे, है ना। तो क्योंकि मुझे तो जुओं की आदत थी बचपन से, तो मुझे कटमल का ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उसमें फिल्म देखी। तो ये मनोरंजन के सारे थे। गाने वाने गीत बहुत गाए जाते थे, लोग नाचते भी थे, अलग अलग अवसरों पे भी चीज़ थे। हर त्यौहार अपना एक मनोरंजन था। होली पे कुछ हो गया, दिवाली पे कुछ हो गया, गोवर्धन पूजा पे आपके बेल भड़क रहे हों, वो भी एक चीज़ है। तो पर बात यही है कि सारा मनोरंजन सोशल कनेक्ट था, उसमें लोग थे सामने रेस्पॉन्ड करने वाले, और मानव थे, मशीनें नहीं जी। और मुझे लगता है कि आज जो मशीनों वाला मनोरंजन है, इससे वो कहीं बेहतर था। और इसलिए शायद मैं आदत से ग्रामीण हूँ अभी भी, कि मशीनों का इस्तेमाल तो करते हैं, टेक्नोलॉजी और सारा ज़माना आ गया, लेकिन अब भी वक्त मिलता है तो बातचीत करना जी अच्छा लगता है। पहली जो शादी, गांव की जो कोई शादी भी एक मनोरंजन का अच्छा वो था कि बचपन, मतलब मुझे लगता है कि शादी सबसे बड़ा मनोरंजन है, आपको जीवन भर हंसाते रहता है जी। तो आपकी मतलब आपकी शादी से पहले कौन सी ऐसी शादी जिसमें आप पूरे मूड के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपने भाग लिया, ऐसी कोई शादी? मुझे लगता है मैंने किसी शादी में उत्साह के साथ भाग लिया ही नहीं। इवन मैंने अपनी शादी में ही उत्साह के साथ भाग नहीं लिया। जब मैं कई बार देखता हूँ कि दूल्हे खुद नाच रहे हैं, आजकल तो नाच रहे हैं, तो मुझे लगा, मुझे तो हमारी शादी में तो नहीं नाचे ही नहीं है। नाचना वैसे भी क्या है कि यहाँ पर उस वक्त तक तो महिलाओं का ही काम था। जब डीजे आया तो बेचारी महिलाएं नाचना भूल गई और पुरुषों ने नाचना शुरू कर दिया। और पुरुष क्या नाचते हैं, वो उछल उछल के पड़ते हैं, उनका कोई नृत्य तो है नहीं, कोई भाव भंगिमा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ये शादी और जो भी कार्यक्रम होते थे, उसमें क्या गीत गाए जा रहे हैं, क्या नाचे जा रहे हैं, उसमें हमारी कोई रुचि नहीं थी। हम तो ये पूछते थे कि उसमें बनाया क्या खाने ठीक है ना, 5 पकवान बनाए कि क्या बनाया, तो वो उसमें बहुत रुचि थी, खा ले कैसे भी, ठीक है ना। तो यही शादियों की स्मृतियाँ थी। बाद में तो फिर जब शादी ब्याह में जाने भी लगे तो उसमें क्या है कि पहले तो ऐसे वो पुपाड़ी वाले बैंड आया करते थे, तो मसक बाजा जिसे नहीं, मसक अलग होती है, थाली मांदल अलग होती है। ये सब भी जातियों के आधार पे बटे हुए थे। दुर्भाग्य ये है कि आपकी शादी में क्या आएगा, आप किस पे बैठ के तोरण मारेंगे,
आपके यहाँ क्या बाजा बजेगा, ये सब भी जातियाँ होती थी। जैसे हमारे यहाँ बागरियों के यहाँ शादी होती, जो घुमंतु परिवार है, तो उसमें थाली मांदल बजी। लेकिन अगर भील कम्युनिटी में शादी होगी तो मसक बाजा बजाया जाए। बाकी जो जातियां हैं उनके यहाँ कुछ होगा, तो अगर आपकी हैसियत है तो आप दमामी हमारे यहाँ है, उनका बैंड ला सकते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी शादी में भी वो बैंड आया, जिसमें वो 5-6 लोग थे। ऐसे कुछ उन्होंने कुछ पहनावा नहीं किया जैसा अभी शहर में जिया बैंड वाले करते हैं, भारत बैंड वाले। तो उनका बैंड का कुछ नाम भी नहीं था बेचारों का। तो उसमें 3-4 तो ऐसे वो थे, एक ऐसा मोटा सा, तो पूरे जोर के साथ उसको शंख की तरह बजाना होता है। तो पूरी उस चीज में वो एक आध बार ही बजता था, भूसा, ठीक है ना। 2 जने आगे और दो और एक ढोलक और कुछ छोटी मोटी चीजें बजती थी। छोटे बच्चे भी उस बैंड में थे, उनको छन करने का छनछनाहट वाला वो दे देते। और वो मेरे ख्याल से उनको 5-7 गाने उसमें शायद वो उसमें बजा लेते थे, और उसी में ठीक है ना। उनको कुल जमा ये था कि महिलाओं को नचाना है, और जितनी ज़्यादा वो नाच ले और लोग पैसा वार के उनको दे दे तो वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम मानी जाती थी। बाकी तो उनको जो सामान और पैसा देना पड़ता था वो। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि शादी, देखिए मेरी शादी हुई तब तक तो मुझे शादी का ज़्यादा समझ नहीं था, मतलब शादी हो रही है तो समझ में आया। लेकिन शादी में हंसना चाहिए कि रोना चाहिए ये समझ नहीं था। तो ये लेकिन अब वो हो गई, अब तो आ गया, अब तो हो गई। पर नहीं, जब आपको समझ में आ जाता है तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मान लिया समझ में आ भी जाए, मान लिया कल आपने चुटकुला सुना और आज समझ में आया कि भाई ये चुटकुला था, तो अब आप आज अकेले हंस के कर भी क्या लेंगे ऐसे ही। और शादी करने के बाद आपको हंसने की जरूरत नहीं है, लोग आप पर हंसते रहते हैं बाद में जीवन भर। मतलब नाचने और गाने से आपका शुरू से एक दूरी बनी रही। हाँ, कभी नाचे ही नहीं आप किसी की शादी में? मैं किसी की शादी में नहीं आया। कभी कदम ताल कहीं पे कुछ हुआ, उछलना, हाथ ऊंचा करना भी, कहीं कुछ नाचे किसी भी माहौल में कहीं? मैं अभी थाईलैंड में जब था तो जहाज में जो चो फराहो नदी है जहाँ बैंकॉक में, तो वहाँ हम डिनर के लिए गए। वहाँ अनिवार्य था कि आपको नाचना है, अच्छा, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया हमारी पूरी टीम में, ठीक है। और मुझे तब भी नहीं समझ में आया कि नाचना कैसे, ठीक है। तो वो एक आदमी मेरा हाथ यूं कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि पाँव को ऊंचा ऊंचा के पटको। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ नाचने का कोशिश किया, पर मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि बाकी साथी तो पी पुआ करके अच्छा नाच लिए, और मुझे लगा कि बिना पिए कैसे नाचेगा। तो बात सही है कि देखिए गायन तो नहीं रहा, गाने का प्रैक्टिस भी नहीं रहा, मतलब गाने में रुचि नहीं रही मेरी। गाना सुनना सदैव अच्छा लगता था, और नाचना भी। और मेरा ही मानना है कि देखिए गाना और नाचना बहुत हिम्मत की बात है, और जो लोग नाचते हैं मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नाच नहीं सकता। तो व्यक्ति जब नाचता है तो, और बाद में फिर वो अहंकार आपका आ जाता है, वो आपको नहीं नाचने देता। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ आप ईगोलेसनेस होनी चाहिए ना, अहम शून्यता हो तो आप अपने आप को भूलोगे तो नाचोगे ना, क्योंकि आपके चेतन में ये बसा हुआ है कि मुझे लोग देख रहे हैं और मैं कुछ और हूँ, अलग व्यक्ति हूँ, और मुझे नाचते हुए देखेंगे तो क्या लोग सोचेंगे, अरे ये नाच रहा आदमी, जितना ऐसा व्यक्ति होकर के ये देखो नाच रहा है। तो वो जो आप अपने आप को भूल नहीं पाते हैं आप। लेकिन पानी पता से खाते समय तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। पानी पता से खाते वक्त तो नाचना नहीं पड़ता तो अगर वो कह दे कि भाई नाचने पे देंगे तो मैं सोचता हूँ, मैं कह दूंगा कि पानी पता से आज से छोड़े बिल्कुल उस लेवल पे उससे है।
लेकिन नृत्य अच्छा लगता है। मैं कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के नृत्य उत्सवों में जाकर के लोगों के नृत्यों को देखता हूँ। मुझे उनके तौर तरीके समझ में आते हैं, कथक से लगा करके। मेरे मित्र भी हैं वो सब उस क्षेत्र में। लेकिन यूँ मान लीजिए कि मैं कला क्षेत्र से वंचित रहा, और मुझे अफसोस भी है कि जो कलात्मकता होनी चाहिए जीवन में उस वजह से शायद नहीं रही। तो 8वीं तक लगभग इसी गांव के स्कूल में आप? नहीं, 5वीं तक। 5वीं तक स्कूल 5वीं तक ही था। फिर 6ठी क्लास से हम यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर निम्बाड़ा जाता है, निम्बाड़ा मोड़ का निम्बाड़ा, वहाँ पढ़ने जाते। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था हरिपुरा चौराहा। फिर वहाँ से किसी बस में जाना पड़ता था, और बस बड़ा मामला बड़ा खतरनाक था, तो पैसा देते नहीं थे। तो कंडक्टर बहुत अपमानजनक तरीके से, अव्वल तो कई बार तो बस रोकती नहीं, बस रोकते हुए ऊपर चढ़ जाओ, मतलब धरती का सामान ऊपर सामान पड़ा है, जैसे ये भी जाकर के पड़ जाए ऊपर बच्चे। और मुझे ऊपर चढ़ने में डर सा लगता था, मजबूरी थी, चढ़ना पड़ता था। और अंदर जब चले जाते थे तो क्योंकि हम तो सवारी तो थे नहीं, बैठने का तो बैठने का सवाल नहीं, खड़े रहने का भी ठीक नहीं है। वो पीछे से धकेलते जो आगे की तरफ, आगे से धकेलते पीछे की तरफ। तो 4-5 किलोमीटर का ही सफ़र हुआ करता था। लेकिन मतलब वो स्मृतियाँ ठीक नहीं है। उससे मुझे ये समझ में आता है आज कि हम अपने, जिसको हम भविष्य कहते हैं, अपने बच्चों को लेकर के हम कितने असंवेदनशील। ठीक है, बच्चे, इनको क्या समझ में आ रहा है कि इनको धक्का मारा तो भी ठीक है, गाली भेजी तो भी ठीक है, नीचे उतार दिया तो भी ठीक है। तो वो अजीब सी कड़वाहट है, और कोई साधन नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो कोई साइकिल नहीं था, कुछ ऐसा चीज़ हुआ नहीं करता था कि आप जा करके आ सकें। सब बच्चों की यही मजबूरी थी। कई बच्चे अलग अलग इलाकों से आते थे, स्कूलें कम थी, 5वीं तक स्कूलें तो ज़्यादातर पंचायत मुख्यालयों पे थी। लेकिन बाकी स्कूल के लिए आपको हर एक इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र करके पहुंचना पड़ता था। और जो हम बच्चों के साथ हो रहा था वो दूसरी इलाकों से आने वाले बच्चों के साथ भी हो रहा था। ये जो पढ़ने का जो आपका शौक रहा है, ये लगभग कब से शुरू हुआ? ये 4थी क्लास में। चौथी क्लास में मैंने पहली किताब पढ़ी, जो स्कूल के अलावा वाली किताब पढ़ी, और मुझे याद है कि इसका नाम था काजीरंगा में आखिरी दाव। ये काजीरंगा अभयारण्य में एक गैंडे के शिकार की कहानी है, शिकारी ने किस तरीके से उसका शिकार किया। तो मेरे ख्याल से वो 100 पेज की किताब रही होगी, और इतना सस्पेंस, थ्रिल और ज़बरदस्त वो एक उपन्यास था जो मैंने पहली बार पढ़ा। मैं उसके लेखक का नाम भूल गया, लेकिन वो कहानी जिस तरीके से बुनी गई, उसने मेरे भीतर में पढ़ने का एक असीम भूख पैदा कर दी। मुझे लगा कि अच्छा, किताबें इतनी मज़ेदार होती है। इससे पहले किताबें जो थी वो मेरे लिए वो थी कि अगर उसको न पढ़ो तो डंडा मारा जाता। तो पढ़ने का आनंद और पढ़ने में जो रस है, उसकी पहली अनुभूति मुझे काजीरंगा में आखिरी दाव से। और फिर मैंने 5वीं क्लास में आते यानी चौथी 5वीं के 2 सालों में, ये जो काजीरंगा के वो आखिरी दाव जो पुस्तक है, इसमें कितने पेज रहे होंगे और कितने समय में पढ़ा आपने? 100 पेज की किताब थी, और मुझे ठीक से याद नहीं कि कितने दिन में पढ़ी, पर मेरे ख्याल से उसको मैंने 3-4 दिन में पढ़ लिया, क्योंकि मैं पढ़ना सीखा ही था उस समय। तो मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कई शब्द समझ में, तो मुझे बार बार उसको पीछे जाके पढ़ना पड़ता था। तो ऐसे पढ़ा, लेकिन पढ़ने का आनंद आया, और वो आनंद इतना गया कि फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी की, जो स्कूल में जो लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में कोई सेल्फ तो हुआ नहीं करते थे, एक ट्रंक में किताबें थी, बक्से में किताबें पड़ी रहती थी। तो हमारी लाइब्रेरी में उस वक्त 200 किताबें थी,
और मैंने 5वीं में आते आते 200 ही किताबें पढ़ी। और वो भूख बाद में इतनी तेज हो गई कि छठी में मैं ये जो उपन्यास होते हैं घासलेटी, वेद प्रकाश शर्मा के, सुरेंद्र मोहन पाठक के, ये उपन्यास किराए पे ला के पढ़ना शुरू करा। तो मेरा एक मित्र हुआ करता था जिनकी डेथ हो गई, सत्यनारायण जाट। तो सत्तू और हम दोनों घनघोर पाठक थे। मैं उपन्यास पढ़ के उसको देता था, वो उपन्यास पढ़ के मुझे देता एक किराए के पैसे में दोनों का काम था। हाँ, हो हम जाता था। वहीं से ले आते थे, हम्म, मोरका निम्बाड़ा से, हम्म, और फिर यहाँ ला करके उसको पढ़ते थे। क्योंकि बचपन में मेरे घर में तो किताबें थी नहीं, और किताब के नाम पर हमारे यहाँ 2 किताबें थी। एक किताब तो थी बड़ा इंद्रजाल। बड़ा इंद्रजाल। इंद्रजाल जा। तो इंद्रजाल दरअसल तंत्र मंत्र की किताब थी। तो उसमें उल्लू की पीठ के ये बांध देने से क्या होता है, वशीकरण कैसे किया जा सकता है, मारण, उच्चाटन, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी होती। मेरे पिता तांत्रिक हैं, तो वो उनके काम की वस्तु थी। तो वो किताब इतनी मोटी सी किताब, बड़े बड़े अक्षरों में, बीच बीच में वो चिन्ह भी बने हुए थे कि भाई उल्लू ऐसे होता है, चमगादड़ वैसे होता है, ये ऐसे होता है, इसकी पंख ऐसे निकालते हैं। वो सब लाइव कहानियाँ उसमें थी। तो उसको जब पढ़ना समझ में आया, तब उसको देखा जो मुझे वो समझ में नहीं आया कि ये क्या काम है। और एक मतलब ये किताब जो थी मोटी किताब थी, मोटे अक्षरों की थी, चित्रयुक्त थी। एक किताब ऐसी थी जो दुनिया के सबसे छोटे अक्षरों की किताब थी, और उसके बीच में कोई चित्र नहीं, बस यूं लिखी हुई। दरअसल वो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है। और हमारा कोई दूर का रिलेटिव कन्वर्ट हो गया था, वो हमारे घर पे छोड़ गया पिताजी के पास। तो यही 2, एक धर्म शास्त्र था और एक तंत्र शास्त्र घर में था। लेकिन ये दोनों चीज़ों को तंत्र ने तो बाद में प्रभावित नहीं किया, लोकतंत्र ने जरूर किया। और वो न्यू टेस्टामेंट बाद के दिनों में कभी जा करके फिर जब पूरी बाइबल पढ़ी, तब समझ में आया कि वो जो किताब थी वो न्यू टेस्टामेंट थी। क्योंकि तब तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है, उसमें नया नियम ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हमें तो पुराने नियम ही पता नहीं थे, नए नियम का क्या पता। स्कूल में खेल कौन कौन से थे आपके टाइम में, और आप कौन से खेल खेलते थे? मतलब अगर आप थोड़ी देर पहले पूछते हैं जी, तो नृत्य और गायन के साथ साथ खेल भी उसमें शामिल था। तीसरा ये भी तो दरअसल क्या है कि मैं शारीरिक रूप से तो सदैव कमजोर ही रहा, और कमजोर से ज़्यादा उदासीन, या यूं कह लीजिए कि लेजी, आलसी वाला मामला बहुत, क्योंकि आपको खेल के लिए स्फूर्तिवान होना पड़ता है ना। तो मैं स्फूर्तिवान तो कभी था ही नहीं। अब जो बच्चा अगर 7 साल तक माँ का ही दूध पीता रहेगा तो उसमें स्फूर्ति कैसे आएगी? आनी चाहिए ना, आने एक ज़्यादा तरीके से। चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, पर आप उसकी लेजीनेस देखिए कि उसको 7 साल लग गए दूध छोड़ने में। तो बहुत धीरे धीरे वाला मामला था। तो खेलों में दरअसल कबड्डी और खो खो 2 ही खेल हमारे बचपन में तो थे। बाकी के जो खेल थे, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब गांव में नहीं थे। फुटबॉल जरूर खिलाया जाता था, और ये तीनों खेल भी स्कूल में ही खेले जाते थे। तो मैं खो खो वाले खेल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर बैठे रहना पड़ता है, जब तक कोई आपके पीछे आकर खो नहीं कहे तो आप बैठे रहो। हो सकता है कि पूरे खेल खत्म हो जाए तब तक कोई आके कहे ही नहीं, तो आप बैठे ही हैं वहाँ। और मान लिया किसी ने कह भी दिया तो उठो और जल्दी से मौका दे करके दूसरों को खो के करके उसी जगह पे बैठ जाओ। तो वो मुझे थोड़ा सा आरामदायक खेल लगता था। ये भी हो सकता है कि आप पहले ही सबको कह दो कि भाई मैं तभी खेलूं जब मेरे को कोई खो नहीं करे। ऐसी मैच फिक्सिंग उस समय आती नहीं थी, अगर आती होती तो वो कर सकते थे। तो खो खो खेलते थे, फुटबॉल भी कभी कभार खेला, कबड्डी सब बच्चों को खेलनी होती थी तो मैं भी खेलता था। लेकिन मुश्किल थी उसमें, क्योंकि उसमें छिल जाने का बहुत डर था, पकड़े जाने का बहुत डर था। फिर कबड्डी 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 वाला जो सांस रोकना वाला मामला होता था, तो वो जो 2 चीज़ थी कि कबड्डी 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 कहना भी है
और उसी दरमियान आपको किसी से अपने आप छूना को भी है। बचाना भी है और किसी को टच करके वापस भागना भी है। और अगर मान लिया कि किसी ने आपको पकड़ लिया, तब आपको हिम्मत करके और वो लाइन भी टच करनी है। तो वो मुझे बड़ा कठिन खेल लगता था। तो खेलों में शायद अभिरुचि जगती, लेकिन मेरे अंदर की खेल भावना मरी टूर्नामेंट के आयोजनों से। जबकि होना तो ये चाहिए कि टूर्नामेंट की वजह से तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो होते ही इसलिए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उस समय, पता नहीं अभी भी होता होगा, लेकिन जिस माहौल में वो खेल होते थे, एक तो टीमें जिस तरीके से ले जाई जाती थी, ट्रैक्टर वैक्टर या बसों में भर करके ऐसे बिल्कुल कचरे में, और मतलब वहाँ स्थल तक पहुँचते तक आप उल्टियाँ करने लग जाते हैं, आधे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। फिर जिन जगहों पे रखा जाता है, किसी न किसी के घर में रखा जाता है, तो वो घर में ऐसा तो नहीं कि पूरा घर आपके लिए दे देंगे। गांव में तो इतना कुछ घर होता नहीं, एक कमरा आपको दे दिया, अब उस कमरे में आपकी पूरी टीम पड़ी हुई है, उसी में कम से कम 25-30 जने, और हाँ मतलब एक दूसरे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित 35 लोग हो जाएंगे। एक दूसरे पे पड़े रहते हैं वाली स्थिति थी। और भोजन के नाम पर पूड़ी, नुगती और दाल, यही पूरे टाइम भोजन होता था। और यूँ आज आपके यहाँ हो गया, कल आप भामाशाह हैं, तो ऐसे चीज़ें चलती। और फिर क्या है कि उसमें वो रेफरी जो होता था वो बड़ा डंडा वंडा, तो सुबह उठ करके तो प्रभात फेरी निकालो, फिर आपकी टीम का नंबर आ जाए तो खेलो, और फिर कहीं इधर उधर खाओ। फिर प्रेशर ये है कि शाम को सांस्कृतिक आयोजन में कुछ न कुछ करो, ठीक है। तो आपका किसमें नंबर आ गया, आपको गाना है, आपको कुछ कविता पढ़नी है, या तो ये जो 4-5 दिन का टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ करता था, उस समय जो प्रेशर था घर से जा करके वापस घर लौटने तक का, उस प्रेशर की वजह से कुछ भी आनंद नहीं आता। क्योंकि आपको खेलना है तो आपको तैयारी करनी है, तो आप दूसरा कोई बहुत अच्छा खेल रहा है तो आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, ताली नहीं बजा पा रहे हैं। तो पूरा समय ये लगा रहता है कि भाई मेरा नंबर स्टेज पे कब आएगा, मैं क्या बोलूँगा। तो वो बहुत अच्छी कोई कविता पढ़ गया, बहुत मजाक की बात कह गया, लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और आपके दिमाग में प्रेशर बैठा हुआ है कि मेरा नंबर आए, मेरा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मैं ठीक से कर पाऊँगा या नहीं। तो इस प्रेशर की वजह से मुझे लगता है कि खेल वाला जो पूरा पार्ट है, वो जो खेलने में जो लोगों को आनंद आता है, वो खेल का आनंद आया ही नहीं। और तब तक शायद मेरा पढ़ने का इतना ज़्यादा रुचि हो गया कि मेरा पूरा जहन जो है, मेरा दिल दिमाग किताबों में घुस गया। तो मुझे जो फिजिकल एक्टिविटी वाला मामला था, वो बहुत जल्दी थका देता था। और मेरी इच्छा ये होती थी कि मुझे कोई किताब मिल जाए तो मैं पढ़ लूँ, मुझे कुछ और चीज़ मिल जाए तो मैं पढ़ लूँ। तो ऐसा रहा खेलों के साथ। गांव में उस समय स्कूल तो एक ही हुआ करता था जी, सारी जातियों के बच्चे भी शायद उन्हीं स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ते थे उस समय। हालांकि उस उम्र में ऐसी समझ तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी कभी ऐसा जाति को लेके बच्चों का आपस में कुछ ऐसा समझ में आता था, या कोई आपका अनुभव रहा हो उस समय का? जाति का मुझे पहली बार अनुभव तब हुआ जब मैं शायद 30वीं क्लास में था। और वो अनुभव स्कूल में नहीं हुआ, वो अनुभव मेरी दादी से मिला। मेरे यहाँ जो बागरिया कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो जब खेलने के लिए साथ साथ आ जाते थे, तो घर आने पर डांट, दादी की बहुत भयंकर वाली डांट पड़ती, बागरियों के बच्चों के साथ खेलते, उनको कैसे छू लिया। और ये बड़ा अजीब सा था कि हम यहाँ बागरियों के साथ छुआछूत कर रहे थे, और हम जिस गांव में जाकर के पढ़ते थे, हम हमारे अपने बड़े गांव में, वहाँ पर जो दूसरी जातियाँ थी, जाट थे, गुज्जर थे, दूसरे लोग थे, वो हमारे साथ छुआछूत। और वो अनुभव फिर धीरे धीरे आने लगा। मैंने अपने मित्र का जिक्र किया, सत्तू जाट का, सत्यनारायण जाट, अभी वो नहीं है दुनिया में, बहुत अच्छा मित्र था। मुझे याद है 5वीं क्लास में एक बार मैं उनके घर गया, मैं अक्सर उनके घर
जाया करता था। हम दोनों साथ बैठ के स्कूल की किताबें पढ़ते थे, बाकी किताबें पढ़ने का तो बहुत रुचि था ही। हम दो बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार हम ऐसे खाट पर बैठ करके और कुछ कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अचानक सत्तू की माँ दौड़ती हुई आई और हम दोनों को उठाया उसने खाट पे, और खाट को उठा करके वहीं खाट को खड़ा कर दिया और 2 जूट की बोरी के कट्टे लाई और वो नीचे बिछा दी और कहा कि इस पे बैठो दोनों, उसके बच्चे को भी और मेरे को भी। और इतने में उनके घर कोई मेहमान आ गए और वो मेहमान आकर के और बैठे और उन मेहमानों ने फिर पूछा कि ये बच्चा किनका है, और तब उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ये पास में जो बड़ाई खेड़ा है वहाँ के बड़ाइयों का बच्चा है। तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि भाई उनके जो रिश्तेदार आए उनके सामने मुझे खाट पे नहीं बैठना चाहिए, मुझे नीचे बैठना चाहिए। और उससे पहले तक आम तौर पे उनके घर में कुछ भी खाने पीने की चीज़ होती थी तो हम अंदर जा कर के भी खा सकते थे। वो पहला दिन था जब उन्होंने मेरे को वहाँ बाहर कोई चीज़ दी खाने के लिए, और वो देने में समझ में आया कि वो ऊपर से कुछ दूर से फेंकने जैसी भावना में। तो गांव में यहाँ हम कर रहे थे छुआछूत, वहाँ हो रहा था हमारे साथ छुआछूत। और चूँकि स्कूल में उन दिनों मिड डे मील ये वगैरह नहीं था तो दोपहर की छुट्टी होती थी खाने के लिए और घर जाना पड़ता था, तो अपने अपने घर खाते थे लोग, ये नहीं समझ में आता था। लेकिन गांव में रसोइयाँ हुआ करती थी, ख़ास तौर पे धार्मिक, ताका जी की रसोई, भैरू जी की रसोई, बारिश नहीं आने की बारिश आ जाए इसके लिए कुछ रसोई होती थी, और उसको कहते थे धड़ा, गांव का धड़ा होता था। और वहाँ धड़ेबाजी साफ नजर आती। तो वहाँ हमारे जो लोग जाते थे उनको एक तरफ बैठाते थे। हर जाति भील कम्युनिटी के लोग आते थे तो उनको हमसे भी थोड़ा और आगे, बागरिया आते तो उनसे भी और दूर, उनको डांट भी देते थे, डब जाओ मनकान खबा। तो मतलब ये था कि भाई ये अंदर जो बैठे हुए हैं ये मनुष्य हैं, इनको खाने दो, ठीक है, तुम जानवर हो, अभी रुके रहो थोड़ी देर। तो ये समझ में आने लगी आपके कि गांव में कई घर हैं और वहाँ एक सीमा है हमारे, उनके घरों के भीतर जाने तक की, उससे आगे हम नहीं जा सकते। उनकी खाट पे हम नहीं बैठ सकते। उनकी औरतें जब रोटी लेके निकले तो हमको एक तरफ रहना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीट देते हैं तो उनकी रोटी खराब हो जाती है। और ये सब चीज़ें 5वीं 6वीं तक आते आते बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि कोई हमसे नीचा है और कोई हमसे ऊंचा है। मतलब हम किसी से ऊपर है लेकिन हमसे भी कोई ऊपर है, और वो उजले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हम जो हैं इस तरह के लोग हैं कि लोग हमको भी छूते नहीं हैं। हालांकि घर में कहानियाँ जब हमारे अपने परिवार के लोग बैठते थे तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ भी कहते थे कि भाई हम तो कपड़ा बुनने वाले लोग हैं और हमने तो पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाया है, और कोई ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने पूरी दुनिया के तन को ढका है। ये सब कहानियाँ भी घर में थी, लेकिन बाहर की दुनिया भी थी जहाँ उन कहानियों का कोई महत्व नहीं था। और बहुत बचपन में मैं ईमानदारी से कहूँ तो पता नहीं कब वो फियर मेरे भीतर में आ गया कि कोई जाति पूछेगा और आप अपनी जाति बताएंगे, इसके बाद लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। क्योंकि वो बचपन में कोई पूछता और वो जो सत्तू जाट के यहाँ पूछा गया कि ये किनका बच्चा है, और जब उसकी माँ ने कहा कि ये फला बलाई खेड़ा का बच्चा है, बलाइयों का बच्चा है, और उसके बाद में जो उनका रिएक्शन था कि भाई मेघवालों के बच्चे होने का मतलब ये होता है, तो पूरा चेंज हो गया उनका, उनके रिश्तेदारों का। तो धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि इस जाति का नाम बताने से लोगों पर रिएक्शन होता है और उनका व्यवहार बदलता है। तो वो बहुत भीतर बैठ गया और वो फिर कभी निकला ही नहीं।
कभी नहीं निकला। मुझे लगता है कि आज तक भी, क्योंकि वो आदिम भय है और वो इतना इनबिल्ट हो गया कि अभी कई और कारणों से नहीं कहते, हम जाति नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के इसलिए जाति को चिपका लिया अपने नाम के साथ, क्योंकि उससे पहले तो कविताएं लिखते थे तो कुछ और तकल्लुफ़ था, उपनाम था, सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना नाम बताऊंगा, उसके बाद लोग जाति पूछेंगे, तो 2 सवाल क्यों पूछवाने हैं लोग। इससे बेहतर है कि भैया वो पूछे तो नाम और जाति दोनों को इतना संयुक्त कर दो कि उनको दोबारा पूछना ही नहीं पड़े, और उनको जब पता चल जाए कि ये फला जाति से हैं, तो उनको जो व्यवहार करना है वो तय कर लें कि हाँ तुम कर लो, तुम्हारी जो भी। तो मेरे विद्रोह ने मेरी जाति को मेरे नाम के साथ चिपका दिया। नहीं तो मेरे डॉक्यूमेंट में पहले तो लाल हुआ करता था, भंवर लाल, वो लाल हटा और वो मयंक आया, क्योंकि मैं कविताएं लिखता था। बाद में पता चला कि हर जगह पे लोग पहला ही सवाल तो जाति का पूछते हैं, तो और मयंक में और लोग परेशान हो जाते हैं, ये कौन सी जाति है। तो फिर ये जाति को लगाना शुरू किया। बाद में फिर उसको एक प्राइड के साथ भी लगाना शुरू किया, एक विद्रोह के साथ लगाना शुरू किया, लेकिन फिर उसको एक प्राइड के रूप में स्थायी कर दिया कि भाई ठीक है, हम इस जाति में पैदा हुए, तुमको जो करना है करो, हम हैं ऐसे। पढ़ने के शौक के बाद ये जो आपका लिखने का जो एक तरह से शौकीन आप रहे हैं, तो ये लिखने का शौक कब से शुरू हुआ आपका? पढ़ने का शौक जब आ गया, लेकिन वोकेबुलरी नहीं थी ना, शब्द तो थे नहीं, और मुझे लगता है कि हम ग्रामीण आर्थिक रूप से ही गरीब नहीं है, शाब्दिक रूप से भी बहुत गरीब। तो मुझे याद आता है कि 6ठी क्लास में हमारे सर हिंदी के जो टीचर थे, शांतिलाल जी आचलिया, पता नहीं वो जीवित है या नहीं है, मैं उनका बहुत ऋणी और आभारी महसूस करता हूँ। उन्होंने पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे थे वो, और उन्होंने पूछा कि खड़ा हो, मैं खड़ा हो। आमतौर पर मैं पीछे बैठता था, मैं कभी आगे की सीट पे कभी नहीं बैठा, तो मैं डरपोक स्टूडेंट रहा, तो मैं बिल्कुल बैक वेंचर। लेकिन कभी कभी तो बैक वेंचर पे भी टीचर की नज़र पड़ती है ना, पढ़ते हैं। और वो केवल सवालों से बचने के लिए ही पीछे कि आप सिर को नीचा कर लो, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे पढ़ा पढ़ू करके और चले जाएंगे। आगे आगे उसके बच्चों को खड़ा हो। एक दिन नंबर आ गया, खड़ा हो, तो खड़ा हो। बारिश का पर्यायवाची बता, तो बारिश का पर्यायवाची आता नहीं था। मैंने तो सुना बरखा, बरखा, तो मैंने उनको कहा बरखा, तो बरखा कहते ही उन्होंने एक झापट रसीद किया। उन्होंने सोचा कि खा ले, ठीक है ना। तो बहुत देर तक कानों में उस थप्पड़ की अनुगूंज रही, लेकिन उस दिन तय किया मैंने कि अगली बार अगर सर मुझे उठाए तो मुझे बरसात के, बारिश के बहुत सारे पर्यायवाची आने चाहिए। और तब तक किताबें पढ़ने का शौक तो हो गया था, लेकिन तब मैंने वो पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू किया अपनी नोटबुक, कि किसी भी चीज़ के बारे में क्या और 2 शब्द उसके हो सकते हैं। पेड़ है तो उसका और क्या होगा, पक्षी है तो उसका क्या होगा। उस आदत ने लिखना ऐसे सिखाया। तो तब वाक्य नहीं थे, केवल शब्द थे, तो मैंने शब्द लिखने सीखे। और फिर मुझे लगता है कि चूँकि किताबें पढ़ना, फिर कुछ और मैगजीन्स पढ़ना, ये सब तो आ गया था, तो इच्छा हुई कि ऐसे किसी किताब पे मेरा भी नाम छपा हुआ होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा, ऐसे अखबार में नाम छपा हुआ हो, किताब में नाम छपा हुआ हो। तो उस वजह से लिखने की मैंने कोशिश शुरू की, और मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। तो मैं जब 15-16 साल का था, तो मेरे ख्याल से मैंने कविताएं लिखना चालू कर दिया। और 1991 के आसपास मैंने मंचों पर जाकर के कविताएं पढ़ना भी शुरू कर दिया। जबकि मेरा हाल ऐसा था कि
मैं बोलने की स्थिति में कभी नहीं था, मुझे बोलने में भी बहुत डर लगता था। तो और मुझे याद है कि मैं जब मोड़का निम्बाड़ा पढ़ता था तो वहाँ प्रार्थना सभा में कभी कभी आपका नंबर आ सकता है उस ये पढ़ने में, अखबार पढ़ने में, समाचार। तो मुझे मालूम है कि तुलसी जयंती के दिन मेरा नंबर आया और मैंने उस अखबार को ऐसे पकड़ा और वो ऐसे अखबार यूं यूं कर रहा था और मेरी पिंडलियां जो है ऐसे ऐसे कर रही थी और मुझे याद है कि मैं वो समाचार नहीं पढ़ा, मतलब मैं गिरने ही वाला था, शायद टीचर ने समझ लिया था तो उन्होंने मेरी जगह पर किसी और को, लेकिन वो जो एक अपमान या जो बच्चों की हंसी थी उस दिन कि मैं अखबार ही पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो पढ़ के ही तो सुनाना, ऐसा थोड़ी कि मुझे कोई अपनी तरफ से सुनाना। और मुझे ये भी याद है कि ऐसे भी बच्चे हुआ करते थे जो केवल एक कॉपी में लिख के ले आते थे, एक पेज पे मुख्य समाचार, और वो ऐसे बड़े टाइटल पढ़ने होते धड़ल्ले से आराम से 5-7 टाइटल पढ़ने होते थे, तो ऐसे करके आराम से पढ़ लेते थे, बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं था तो मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन तब मैंने सोचा है कि मैं शायद, वो भी मेरा एक सपना था कि मैं किसी दिन इस प्रार्थना सभा में खड़ा होकर के बिना पिंडलियां ऐसे कंपायमान किए हुए पढ़ूं। तो जैसे आंचलिया जी की थप्पड़ ने शब्दों से परिचय कराया और लिखने की तरफ प्रवृत्त किया, वैसे ही इस एक घटनाक्रम ने भी मेरे मन में वो पैदा किया कि कोई एक दिन आना चाहिए जब मैं मंच पे जा करके बात रखूं। तो वो फिर स्कूल में कभी नहीं आया, वो जब मंच आया तो मंच आया और वो सार्वजनिक मंच आया, लेकिन संयोगवश वो उसी स्कूल का पहला मंच था। मोड़का निम्बाड़ा में ही कवि सम्मेलन था और वो वही जगह थी जहाँ प्रार्थना सभा होती थी और जहाँ मैं अखबार का समाचार नहीं पढ़ पाया। उसी मंच पर मैंने कविता पढ़ी और वो कविता पे खूब तालियां वालियां बजी और फिर हो सकता है कि तालियों की भूख ने मंचीय उसको बना दिया हो। तो जो शुरुआती लेखन था उसमें मतलब कैसी कविताएं आप लिखना आपने शुरू किया था? कोई कविताएं उस समय की लिखी हुई? मैं राजस्थानी में बहुत फूहड़ कविताएं लिखता था। मुझे लगता था कि लोगों को हंसाना ही एकमात्र काम है। एक सफल कवि अगर लोगों को हंसा दे तो ये होना चाहिए। बाद में जब मेरा भाषा पर पकड़ बना तो उस दरमियान मैंने जो वो लिखा तो श्रृंगार रस, और मुझे लगता है कि टीन एज में लोग श्रृंगार की ही कविताएं लिखते हैं। तो वो जो पहली कविता थी वो पहली कविता ही श्रृंगार की कविता थी। बाद में राजस्थानी हास्य भी लिखा मैंने, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ मुझे लगता है कि वो 14 लाइनों की कविता होगी। और शुरू में मैं मंच पर उन कविताओं को जाके सुनाता था। सुना सकते हैं अभी? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो याद होगी तो। जी। श्यामल सुरमित सी अलकें, मदिरा घट सी पलकें, नहीं, हाँ यही है। बहुत साल हो गए ना। हाँ सही। तो वो जिस डायरी में लिखे वो डायरी खो गई। लेकिन कहीं छपी है? नहीं कहीं नहीं छपी। तब कौन छापेगा बताइए। तब तो अखबार बहुत बड़ी चीज होती थी हमारे लिए, पता नहीं कहाँ छप के आते हैं वो पता नहीं होता था ना कि कहाँ से छप के आते हैं। ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ऊपर से छाप के भेजता है, तो छापा खाने का पता नहीं। तो श्यामल सुरमित सी अलकें, मदिरा कट सी पलकें, अरुण अधरों का स्मितवार खिल उठा कि मानो हर सिंगार, मधुर ऋतु में आम्र की डाली सी, माधवी मालती शेफाली सी, बेला सी रजनीगंधा सी, अस्ताचल अरुणोदय संध्या सी, ओ जीवन की मृदु मधुर निशा, ओ जीवन की पूर्ण प्रखर उषा, हर्षित होकर करो स्वीकार, ओ नीलोत्पल प्राणाधार। ऐसा कुछ उसमें था। मतलब वो प्रणय निवेदन था। जी। और वो पता नहीं कौन काल्पनिक प्रेमिका थी जिसके लिए ये था। लेकिन ये पहली कविता थी।
कुछ साल पहले तक ठीक से याद थी। जी। अभी इन सालों में ऐसा कोई ग्राहक नहीं है इसका कि इसके लिए कुछ गाया जाए। आपने पता नहीं कौन से साल की याद दिलाई कि इसको फिर से याद करना पड़ा। तो ऐसे फिर कविताओं का एक शुरू हुआ, फिर कई आंचलिक कवि सम्मेलनों में जाकर के मंच पर तो ये पढ़ते पढ़ते ही हाँ ये पढ़ लिखने का शौक पैदा हुआ और लिखने से फिर कवियों से और साहित्यकारों से मुलाकातें होने लगी और जी जी फिर ये एक मंच जो है पहली बार मोड़ का निम्बाड़ा में। हाँ जमालुद्दीन जौहर साहब जो है जी वो उन्होंने मुझे पहली बार मंच दिया। जी और मुझे याद है कि एक बार ये जो सड़क है हमारी, जी इस सड़क पे वो पैदल पैदल कहीं जा रहे थे। हाँ। और उस समय सामान्य बात थी लोगों का पैदल पैदल कहीं इधर उधर जाना, 2-5 किलोमीटर तो लोग पैदल ही जाते थे। और मैं वहाँ खड़ा था भीलवाड़ा साहिब जाने के लिए, और मेरे पास अपनी डायरी थी जिसमें मैं कविताएं लिखता था। और मुझे पता था कि ये जमालुद्दीन जौहर है और ये कविताएं लिखते हैं। तो मैंने उनको चरण स्पर्श किया, वो तो जानते नहीं थे, तो उन्होंने देखा और फिर मैंने उनको कहा सर मैं ऐसी कविताएं लिखता। उनका अरे बताओ बताओ। मैंने देखा उनका बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो तुम। तो उनका वो 9 फरवरी को कवि सम्मेलन है, वहाँ जाना आदेश के साथ। तो मैं 9 फरवरी को चला गया और कविता पढ़ दी मैंने। कविता राजस्थानी की थी, याद नहीं, आप सुनाने के लिए मत कहिएगा। जी लेकिन उसका भाव ये था कि राजघाट पर कुछ गांधी की समाधि को कुचल दिया गया लोगों के द्वारा, तो उस पर वो कविता थी। वो बड़ी अच्छी हिट हो गई। उसके बाद फिर मतलब कविता पहली जो मैंने मंच पे पढ़ी वो राजस्थानी थी, लिखी वो हिंदी थी जो मैंने अभी आपको सुनाई। पर ये भी चीज है कि आज गांव के थे आप जी गांव के वातावरण में गांव की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही मसला ये तो जो है एक वैचारिक तौर पे भी बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर आपने लिखा, उधर कैसे ध्यान गया आपका गांधी की ट्रेजेडी का? मैं दरअसल चूंकि किताबें और अखबार पढ़ता था, तो पढ़ने के शौक ने मुझे समसामयिक तमाम मुद्दों से उस समय परिचित करा दिया। तो शायद राजनीतिक चीज़ें मेरे भीतर में कोई राजनीतिक एक विचार रहा, जिसकी वजह से मैं ऐसी चीज़ें लिखता रहा। मुझे याद है कि उस कवि सम्मेलन में वैसी किसी ने भी कोई राजनीतिक कविता नहीं सुनाई। ज़्यादातर श्रृंगार की कविताएं थी, हास्य की कविताएं थी, और कवि सम्मेलनों में ज़्यादातर लोग वैसी ही कविताएं पढ़ते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि विवादित कोई चीज़ नहीं हो। लेकिन मेरी तो पहली कविता ही विवादित ही थी और उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हो सकता है कि ये रेस्पॉन्स इसलिए भी था कि मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं पतला दुबला सा था, और जब उनको पता चला कि मैं पड़ोस के गांव का और इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो शायद सामने बैठे हुए लोगों में जो उत्साह बढ़ा रहे थे उसमें मेरे क्लास फेलो भी रहे होंगे, मेरे शिक्षक भी रहे होंगे। लेकिन बाद के कई सालों बाद जब मेरी कविताएं मैं मंच पर एक स्थापित हो गया, तब शांतिलाल जी आंचलिया मेरे गुरु वो मिलते थे, हिंदी वाले। और बहुत बाद में और सालों में तो उन्होंने मुझे जी लगा करके बुलाना शुरू कर दिया, और मैं उनको कहता था कि सर हम तो आपके विद्यार्थी हैं जी। लेकिन उनका फिर बहुत स्नेह था। वो शायद वो खुद तो भूल गए होंगे थप्पड़ को, हर टीचर भूल जाता है कि उसने कितने लोगों को थप्पड़ मारी है। उस समय के शायद शिक्षकों के लिए तो बहुत आम था थप्पड़ मारना और जी इस तरह की। तो खैर मैं ये मानता हूँ कि उनका भाव जो था वो तो गलत नहीं था। वो कोई टॉर्चर करने के लिए थप्पड़ नहीं मार रहे थे। उनका तो मतलब यही था कि अगर मैं 6ठी क्लास में आ गया और मुझे पर्यायवाची नहीं आते हैं, तो और शायद वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मोरका बड़ा बड़ा गांव है, वहाँ लोग हिंदी में बात करते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, आज भी घर में तो हिंदी नहीं बोलते हम लोग। तो उस समय तो और भी अलग किस्म की डिंगल थी। अब तो वो शब्द भी भूल गए हम, जिन शब्दों को हम बोलते थे उस समय। अब आप सोचिए कि प्लास्टिक को उस समय कचकड़ा बोलते थे। ठीक है ना।
बाल कौन कह रहा है, रुंगचिया शब्द था उससे, ठीक है। तो टिपिकल डिंगल के शब्द बोले जाते थे। अब उससे व्यक्ति निकल के जाएगा, उससे आप पर्यायवाची पूछेंगे तो वो बारिश का बरखा ही कहेगा, वो कैसे कहेगा कि बरसात भी होती है या पर्जन्य होती है, वो कहाँ से आएंगे सब। तो ये पढ़ते 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 ही राजनीति की जो है ये भी एक समझ बनने लगी थी, राजनीतिक विषयों को लेकर भी। राजनीति से जुड़ाव कैसे रहा परिवार का आपका? परिवार तो देखिए राजनीति में था। मेरे परदादा जो हीराबा थे, वो इस इलाके में एक पंच के रूप में व्यक्ति थे और गांव के भी निर्णयों में वो भागीदारी निभाते थे। मेरे दादा जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, लेकिन पिताजी तो पॉलिटिकल पर्सन थे। और चूंकि परदादा के ज़माने में राजनीति थी तो शिवचंद माथुर जो बाद में मुख्यमंत्री रहे 2 बार, उनका आना जाना घर पे था। हफीज़ मोहम्मद साहब बाद में विधायक रहे, उनका, बिहारी लाल जी पारिक का, गिरधारी लाल जी व्यास का। मेरे एक बड़े पिता जो थे वो खादी के कार्यकर्ता थे। तो घर में एक माहौल कांग्रेस की राजनीति का तो रहा, लेकिन मैं बचपन में कुसंगति में पड़ा और घर में तो माहौल कांग्रेस का था, लेकिन मैं आरएसएस में गया नहीं बल्कि बाय द वे पहुंच गया। और वो मेरा 7वीं क्लास में शुरू हो गया संगत, और मैं 5-6 जने पढ़ने लगा और मेरे दिमाग में आ गया ये कांग्रेसी जो होते हैं देशद्रोही होते हैं। मुझे कई बार मेरे पिताजी भी लगते थे कि ये और इनके जो आने वाले लोग हैं ये सब देशद्रोही हैं, इनकी वजह से कश्मीर की समस्या है, इनकी वजह से ये देश बट गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उधर वैसा ही बातें होती थी। तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो ऐसे ग्रो कर रही थी मेरे भीतर। तो मैं शायद एक कवि होना चाहता था, लेकिन मेरा शिक्षण प्रशिक्षण राजनीतिक चल रहा था। मैं वैसा साहित्य पढ़ रहा था, वैसी चीज़ें पढ़ रहा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था लेखन में, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था जीवन में, और शायद एक कॉन्ट्राडिक्टरी जीवन भी इससे शुरू हुआ, क्योंकि मैं पला बड़ा तो कांग्रेस के संस्कार वाले परिवार से, लेकिन मैं जहाँ पर विकसित हो रहा था वो पूरा कांग्रेस के विरोध की विचार था और एक किस्म की कट्टर वाली विचारधारा भी बढ़ रही थी। तो कई प्रकार के विरोधाभास के साथ ये किशोरावस्था आगे चली और लगभग 7 साल का पीरियड रहा होगा जब मैं आरएसएस में रहा, और 5 साल बहुत सक्रिय तौर पे रहा। मुख्य शिक्षक भी बना, कार्यवाह भी बना, जिला कार्यालय प्रमुख भी बना, कार सेवा में भी गया, तो बहुत सक्रियता उधर रही। लेकिन बाद में जब वहाँ से छूटा मैं और बाहर आया, तो फिर मैं जाके गिरा सीधा जनता दल, और मैं छात्र जनता दल में रहा, जिलाध्यक्ष रावील बड़ा। वहीं पर मुझे दलित सेना के बारे में पता चला और मैंने दलित सेना ज्वाइन की, रामविलास पासवान की, और मैं उनकी दलित सेना का सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष रावील बड़ा। और उसी दरमियान में बाबा साहब अम्बेडकर को, फुले को, कबीर को, इन सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। इससे पहले तो मौका नहीं था। जो साहित्य भी पढ़ा या किताबें भी पढ़ी, उसमें इन लोगों के बारे में नाम तो थे, ये लोग हुए, महापुरुष हुए, लेकिन ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, इसके बारे में पता नहीं था। तो मेरे ख्याल से 18 साल की उम्र से लगा करके बाद के सालों में 3-4-5 सालों में मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा, इनके विचारों को पढ़ा, इनके विचारों को जाना। तो ऐसे एक राजनीति रही। पर मैं मानता हूँ कि
ये बड़ा विरोधाभास जैसा है कि मेरे भीतर में एक राजनीतिक विचार है और मैं मानता हूँ कि वो शायद राजनीति है, लेकिन ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स है इसके साथ इसमें फिट नहीं हूँ। इसके साथ मैं सदैव मिसफिट जैसा मानता हूँ। तो मैं कभी कभी बहुत उत्साह के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में भी चले जाता हूँ, लेकिन शाम को घर लौटने तक थकान हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें चल रही है वहाँ रचनात्मकता है, विध्वंस बहुत ज़्यादा है। किसको कैसे गिराना है, किसने किसको क्या कह दिया, इसको ये नहीं होना चाहिए, उसको ये कहना है, उसको गिराना है, ये वोट कहाँ से मिल सकते हैं। तो वो जो चीज़ है उसमें इतना लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे। और चूंकि मैं तो अपना लिखने में, और यहाँ तो क्रिएशन था, तो ये जो सृजन है और वहाँ जो विध्वंस है, दो अजीब तरह की चीज़ों में मुझे कई बार लगता है कि मैं दो लोगों को मिला करके एक साथ जीवन किया, और ये किशोरावस्था से चालू हुआ, वो अभी भी लगता है कि दो लोग मेरे भीतर में और वो एक साथ चलते हैं और वो फिर लड़ते रहते हैं। तो उनका अपना भी एक द्वंद्व है जो चलता रहता है। संघ से जुड़ाव कैसे हुआ था आपके लिए? वो खेलने के जो छोटे मोटे खेल वेल होते थे, क्योंकि बचपन में भेड़ चराने के लिए जाना पड़ता था, तो बाकी के साथी लोग खेलने के लिए इकट्ठा होने लगे। हमारे भूगोल के टीचर ने हमको खेलने के लिए इकट्ठा किया, बंसीलाल जी ने, और वो खिलाते थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तो ऐसे फिर खेलने में खेलते खेलते ही कब हम स्वयंसेवक हो गए ये पता ही नहीं चला, और फिर स्वयंसेवक में भी कब अत्यंत स्वयंसेवक हो गए ये, और फिर कट्टरपंथी कब हो गए, कब यहाँ पे भगवा बांध करके और राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे, या तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ऐसे नारे कब जबान पे चढ़े और क्यों चढ़े, वो क्रोनोलॉजी अब याद नहीं है, पर हो गया मतलब ये धीरे धीरे। और चूंकि मेरा जो पढ़ने का आदत था वो संघ के साथ जुड़ने के बाद भी उतना ही बना रहा, तो वहाँ भी मेरा पूरा जो जोर था, पांचजन्य तो पढ़ ही लिया, राष्ट्र धर्म तो पढ़ ही लिया, जाह्नवी एक और पत्रिका आती थी वो भी पढ़ते थे, पाथेकरण पढ़ते थे, लेकिन उसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं। तो पुरुषोत्तम नागेशो का ताजमहल तेजोमाला शिव मंदिर है, कृष्ण नीति है, ये है वो है, लाल किला शिव मंदिर था, ये ऐसी किताबें, सीताराम गोयल की हिंदू समाज खतरे में, वो मतलब जो भी मिल जाए उसको पूरा पढ़ना, और इस पढ़ने की आदत ने गहरे रूप में प्रभावित किया। मुझे लगता है शाखा में जाने से या संघ के कार्यक्रमों से, पथ संचलन से मैंने जितना नहीं सीखा, उतना मैंने संघ के साहित्य से अपने आप को उस विचारधारा के प्रति मजबूत बनाया या कट्टर बनाया, जो भी आप कहेंगे। उस समय तो मजबूत ही बनाया, अब मैं कहता हूँ कि कट्टर बन गए। 12वीं तक की कहाँ पढ़ाई की और फिर कॉलेज भी गए आप? वो बड़ा अजीब सा था। देखिए, मैं 10वीं पढ़ के और 11वीं में भीलवाड़ा गया, और वहाँ मैंने भूगोल पढ़ा प्रतापनगर स्कूल में, विशेष हिंदी, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन उसके बाद वहाँ छात्रावास में रहते हुए मैं संघ कार्यालय रहने लग गया, और मेरी इच्छा हुई कि मैं ग्रेजुएशन जो है वो संस्कृत से करूँ। लेकिन संस्कृत से करने के लिए 12वीं में फिर संस्कृत पढ़ना जरूरी था, और मेरा इरादा था कि मैं शाहपुरा में जाके संस्कृत पढ़ूंगा, क्योंकि शाहपुरा में संस्कृत हुआ करती थी। तो 12वीं के लिए मैं, क्योंकि भीलवाड़ा प्रतापनगर राजमार्ग में संस्कृत नहीं थी, तो मैं मांडल में मैंने एडमिशन लिया, और मैं भीलवाड़ा से मांडल पढ़ने आता था, और ज्योग्राफी छोड़ दी, पॉलिटिकल साइंस रहा, विशेष हिंदी रही, और संस्कृत ले लिया। संस्कृत की उसमें जो लोग थे हमारे, हम 23 लोग थे, उसमें 20 लड़कियां थी और 3 हम लड़के थे। तो आमतौर पे तो क्या होता है कि लड़कियां बैठती आगे की तरफ और लड़के बैठते हैं चारों तरफ, लेकिन हम इतने अल्पसंख्यक थे कि हम तीनों बैठते थे आगे की तरफ
बाकी चारों तरफ लड़के। तो टीचर नहीं आता था तो हम बाहर निकल जाते थे डर के। तो उनकी बातें चीतें ये सब दादागिरी थी क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी उनकी। तो ऐसे फिर 12वीं वहाँ चली। फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन वहाँ लेने के बजाय भीलवाड़ा ले लिया क्योंकि तब तक मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया और तब मेरा आरएसएस छूट गया तब तक। तो मेरा संस्कृत पढ़ने का आरएसएस कैसे छूटा? आरएसएस छूटने की भी अपनी एक कहानी है कि कार सेवा में गए थे और उसके बाद फिर यहाँ कुछ चीज़ें हुई, जातिगत भेदभाव का एक ऐसा एक हुआ, एक घटना हो गई और उस घटना के बाद चूँकि मैंने उसका स्पष्टीकरण लेने की कोशिश की संघ से। संघ इतनी बड़ी चीज़ है कि हम जैसे आवाज़ों का कोई मतलब नहीं था वहाँ। लोगों को लगा ये पागल सा हो गया है, ये ऐसे क्या सवाल पूछ रहा है। तो संघ का अपना तरीका है, वो लोगों को वो इग्नोर कर देता है और उस इग्नोरेंस में आप ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी विशाल चीज़ में आपकी न तो आवाज़ है, न आपका कोई व्यक्तित्व है, न आपका कोई कुछ है। तो अंततः वो 92 तक आते आते आरएसएस छूट गया और तब तक 12वीं क्लास भी हो गई। तो आरएसएस छूटा, उसके साथ संस्कृत का मोह छूट गया और चूंकि तब तक मैं फिर छात्र राजनीति में चला गया, विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ बना दिया हमने एबीवीपी को तोड़ करके, उससे निकले हुए लोगों ने संघ और एबीवीपी। तो वो ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट लीडर्स मित्र थे वो सब भीलवाड़ा कॉलेज के थे। उसमें धीरज गुजर जो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, ये सारे लोग थे उस छात्र राजनीति में। तो मैंने 12वीं के बाद एडमिशन ले लिया भीलवाड़ा में। फर्स्ट ईयर पढ़ा, परीक्षा नहीं दी और परीक्षा नहीं दी का मतलब जानबूझ के नहीं दी ऐसा नहीं था। तो कॉलेज के चुनाव में तब इतना भयंकर वाला कुछ हुआ कि वो चुनाव तो हो गया और हमारा कैंडिडेट भी जीत गया वहाँ, लेकिन उससे जो व्यक्तिगत दुश्मनी हुई, उस दुश्मनी की वजह से मैंने फिर बाद के समय में कॉलेज जाना बंद कर दिया और वो बंद ही रहा। फिर एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं देने की खबर फिर पिताजी को मिली, फिर जम के नॉनवेज गालियाँ मिली मुझे यहाँ खूब। तो वो एक कारण था कि वहाँ फिर ब्रेक हो गया नियमित वाला मामला। और फिर अगले 2-3 साल तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं। फिर मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आपने छोड़ ही दी पढ़ाई एक तरीके से? हाँ, वो उस समय छोड़ी। फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी थी, एक लाल बहादुर शास्त्री स्टडी सर्किल था भीलवाड़ा में जी, मुझे वो शुक्ला जी याद है, उनके ज़रिए हमने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो अब वर्धमान, उसमें लगाया फार्म, विधिवत परीक्षाएं भी दी, सब कुछ चीज़ें अच्छी हुई। बाद में पता चला कि शुक्ला जी और एक निर्मल सिंह नेगी अजमेर के और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय तीनों मिलकर के एक पैरेलल पूरा गिरोह चला रहे थे जिसमें लोगों की परीक्षाएं भी ली जा रही थी, उनको डिग्रियां भी दी जा रही थी, लेकिन कुछ भी असली नहीं था, सब कुछ फर्जी। और आप फर्जी के शिकार हो रहे थे? हाँ, वो है फर्जी डिग्री अभी भी। तो वो एक चीज़ हुई और बाद के दिनों में फिर उस मामले को इसलिए नहीं उठाया कि मेरे अलावा बाकी तमाम लोग सरकारी सर्विस में चले गए उन कागज़ों के ज़रिए। तो मैंने भी ठीक है रख लिए कि भाई अब क्या किया जा सकता है उन सारी चीज़ों। और बाद में उसका खुलासा तब हुआ जब वो जो बीए किया हमारा बैच, उसमें से किसी ने बीएड किया और वो परीक्षा देने के बाद में कोई ऐसा कुछ कांड हुआ जिसमें फ्लाइंग ने उनको पकड़ा। पता चला कि वो बीएड की परीक्षा भी फर्जी हो रही थी जैसे बीए की। और तब कुछ लोग गिरफ्तार हुए और तब पूरा मामला सामने आ गया कि भाई ये पूरा मिली भगत से सारी चीज़ चल रही थी। अब बाद के दिनों में तो फिर वो सारे लोग गिरफ्तार भी हुए और सब कुछ बंद हो गया। फिर वो मामला तो अटका रह गया, लेकिन चूंकि कागज़ तो था तो कहते तो रहे अपने आप को स्नातक।
फिर एक स्वराज विद्यापीठ से एक स्नातक का पाठ्यक्रम और करने की फार्म भरा, तो वो स्नातक वाला देते डिग्री, उससे पहले ही वो स्वराज स्नातक वाला जो विद्यापीठ था वो ही डूब गया आज़ादी बचाओ आंदोलन का। फिर ये हुआ कि अम्बाला में कहानी लेखन महाविद्यालय था महाराज उम्मी कृष्ण का, वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वो पूरा परीक्षा दी। अम्बाला में एक बाढ़ जैसा कुछ आया और उनका भी वो भी डूबे, तो वो भी नहीं हुआ। फिर सिक्किम यूनिवर्सिटी से फिर यही प्रक्रिया दोहराई संजीवनी कॉलेज के जरिए, और बाद में पता चला कि उन्होंने भी कागज़ दिए हैं, लेकिन वो कागज़ भी वैसे ही हैं जैसे कागज़ रखे हुए हैं। फिर और भी हुआ, और फिर रायपुर के एक यूनिवर्सिटी से भी बीए हुआ, दिल्ली के ओपन स्कूल से भी कुछ कागज़ आए। मतलब कागज़ आप अगर देखेंगे तो कागज़ बहुत है मेरे पास, डिग्रियाँ ये वो सारी चीज़ें। पर जो कॉलेज छूटा उसके बाद फिर केवल नाम मात्र के लिए रिज्यूम में लिखने के लिए तो हैं कि भाई ये डिग्रियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, पर मुझे मालूम है कि उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि फिर उस रूप में कभी पढ़ाई की नहीं गई थी। हाँ, परीक्षाएं दी गई, वो सब चीज़ें हुई, लेकिन यूँ मानिए तो उनका कोई महत्व नहीं है। और मैं अपने उदाहरण से समझता हूँ कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो केवल प्रमाण पत्र इकट्ठा करने की शिक्षा व्यवस्था है, और उसका आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। आप अपना बढ़ाते जाइए उसमें कि आपके पास ये इतना सब। तो मुझे अभी भी याद आता है कि कहाँ अम्बाला है, कहाँ कोटा है, और कहाँ सिक्किम है, और कहाँ छत्तीसगढ़ है, और कहाँ भीलवाड़ा का कॉलेज है। इन 5 राज्यों से सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अपने बायोडाटा में केवल साक्षर लिखूं, क्योंकि वो सारे कागज़ चाहे असली हैं चाहे फर्जी हैं, पर उसका कोई महत्व नहीं है, और बाद में कभी काम भी नहीं आए। तो बाद में उनमें से कुछ का उपयोग हमने पासपोर्ट बनाते वक्त में किया, और वो वहाँ भी काम नहीं आया, वहाँ भी साक्षर के नाते ही पासपोर्ट बना। तो मुझे अब अच्छा लगता है कि भाई पढ़ाई के नाम पे जो कुछ भी किया वो बस एक उसकी सूटकेस की शोभा है, और बाकी जीवन में उसका कोई औचित्य नहीं।